नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। वीएस एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, वीएस एजुकेशन के द्वारा मध्य प्रदेश के 15 शहरों में एमपीपीएससी प्री के लिए एक टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज कराई जा रही है ना। ये मध्य प्रदेश के मुख्य शहर जहां से बहुत ज्यादा मात्रा में बच्चे आते हैं, जैसे बालाघाट है, सिवनी है, मंदसौर है, जबलपुर है, इंदौर है, भोपाल है। ये सारी जगहों पर ये टेस्ट सीरीज ऑर्गेनाइज कराई जा रही है। और ये टेस्ट सीरीज जो है एमपीपीएससी में पूर्व सेलेक्टेड अधिकारियों के द्वारा तैयार की जा रही है, ताकि एमपीपीएससी के जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उनको कवर किया जा सके इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से। ये वीएस एजुकेशन का प्रयास है। ठीक है, इसी टेस्ट सीरीज की एक यूनिट 8 की टेस्ट सीरीज हुई थी, जो भी आपके करंट अफेयर्स से संबंधित थी, जिसको तैयार किया था हमारे एफसीआई ऑफिसर है विक्रम सिंह सर ने, उन्होंने। तो उसी टेस्ट सीरीज पे हम डिस्कशन करने वाले हैं आज के टॉपिक में। तो बिना देर के शुरुआत करते हैं। हाँ, थोड़ा सा ये करेंगे कि इस टेस्ट सीरीज में अपन करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस होंगे, उस क्वेश्चन में उससे इतर जो भी एक्स्ट्रा जानकारी होगी जो मुझे लगता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मैं वो सारी जानकारी आपको बताऊंगा। तो आप साथ में उसको नोट करते चलिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए फिर बिना देर किए शुरुआत करते हैं आज के इस लेक्चर की। ठीक, ये मैंने बता ही दिया आपको कि सीरीज कहाँ कहाँ पर ऑर्गेनाइज हो रही है ना। तो आप, अच्छा एक और बात, यदि आप चाहें तो अभी भी इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे, है ना। इसमें आपको प्रीवियस के टेस्ट भी मिल जाएंगे और आगामी 17 दिसंबर तक होने वाले जितने भी टेस्ट हैं आप उनका लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। और टेस्ट डिस्कशन आपको ऑलरेडी मिल जाता है यूट्यूब पे, तो यहाँ से आप उसका लाभ उठा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं इस टेस्ट के आए हुए पहले प्रश्न में। पहला प्रश्न क्या था? हाल ही में संपन्न एशिया कप 2023 क्रिकेट टूर्नामेंट में मैन ऑफ द सीरीज किस खिलाड़ी को प्राप्त हुआ है? ठीक है, एशिया कप में मैन ऑफ द सीरीज किस खिलाड़ी को मिला है? तो यहां पर सही उत्तर आपके पास हो जाता है कुलदीप यादव। कौन है? कुलदीप यादव को मिला है मैन ऑफ द सीरीज, ये आपको ध्यान रखना है। यदि मैं एशिया कप 2023 के बारे में बात करूं तो ये ध्यान रखेंगे, एशिया कप 2023 इसे होस्ट किया था पाकिस्तान और साथ में श्रीलंका ने। ये अपने को ध्यान रखना है। इसे जीता किसने है? यदि मैं विनर की बात करूं तो इंडिया जीती है, ये भी अपने को ध्यान रखना है ना। और यदि मैं बात करूं किसको हरा करके जीती है, तो ये श्रीलंका को हरा के, है ना। यदि मैं बात करूं कि इसी एशिया कप में नई टीम जो शामिल हुई है, न्यू टीम, ये आपसे पूछी जा सकती है। मध्य प्रदेश का पड़ोसी देश है नेपाल, है ना। तो ये अपने को ध्यान रखना है, नेपाल की इसमें नई टीम शामिल हुई है, ये तो अपने को पता होना चाहिए। यदि मैं एशिया कप की शुरुआत की बात करूं तो 1983 से एशिया कप की शुरुआत हुई है, ठीक है। ये बातें अपने को ध्यान रखनी है। सर्वाधिक रन की मैं बात करूं तो 277 रन बनाए थे शुभमन गिल ने, ये भी अपने को याद रख लेना यदि जरूरत पड़े तो, है ना। शुभमन गिल जो अभी ओपनर बैट्समैन है इंडियन टीम में, उसने सबसे ज्यादा रन बनाए थे एशिया कप में, ठीक है। तो ये अपने को याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके पास क्या है? हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा 15 अगस्त को 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भारत में कौन सी योजना की शुरुआत करी? ठीक है, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा 77th इंडिपेंडेंस डे में कौन सी योजना की शुरुआत की गई है? तो प्रधानमंत्री किसान कायदा योजना नहीं है, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना नहीं है, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, ये यहां पर बिल्कुल सही उत्तर होगा आपके लिए, ठीक है। कौन सी? प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सही? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात यदि मैं बात करूं तो इस योजना की शुरुआत की गई है 17 सितंबर 2023 को, ठीक है। इसी दिन विश्वकर्मा जयंती और साथ में प्रधानमंत्री का बर्थडे था, उसी दिन से इन्होंने इस योजना की शुरुआत करी। ये योजना किसके लिए है यदि ऐसी बात करें तो ये योजना जैसे हमारे बढ़ई जो कारीगर वर्ग है हमारे पास, है ना, सुनार, बुनकर, ऐसे करीबन 18 वर्ग के, कितने वर्ग के? 18 वर्ग के कारीगरों के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे, इसमें इन्हांस करने की, इसकी क्वालिटी को इंप्रूव करने की बात करेंगे, गुणवत्ता में सुधार की बात कर रहे हैं, है ना। और
उनको जो भी वो प्रोडक्ट बनाते हैं उसके लिए उनको एक अच्छी मशीनरीज प्रोवाइड करने का काम किया जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का संबंध किससे है? तो कारीगर वर्ग से है। 18 तरीके के कारीगरों को इसमें शामिल किया जाएगा। उनके द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट की गुणवत्ता की जांच करनी है, उनकी गुणवत्ता को कैसे बढ़ाया जा सके, इन सब चीजों के लिए काम किया जाएगा इस योजना के तहत। योजना की शुरुआत डेट याद रखेंगे 17 सितंबर 2023, प्राइम मिनिस्टर का बर्थडे और साथ में विश्वकर्मा जयंती के दिन, है ना। ठीक है, चलिए इतनी बात मेरे ख्याल से सब पर्याप्त है इसके लिए। आगे बात करते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश का 56वां जिला बनाने की घोषणा की गई। यहाँ थोड़ा सा इसको करेक्शन कर लेंगे, 56वें की जगह कर लेंगे 55वां जिला, है ना। तो 55वां जिला जो बना है वो है ऑप्शन मैहर। यहाँ पे पांडुरना भी हो सकता है क्योंकि 53वां, सॉरी 54 और 55वां नहीं कह सकते, तो यहाँ दोनों उत्तर सही मैं देना चाहूंगा। डी के साथ साथ में ए भी आपका सही बैठ जाएगा, ठीक है ना। तो बात कर लेते हैं, जब इतनी बात हम कर ही रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए क्या हो जाती है? वो ये हो जाती है कि यदि मैं मध्य प्रदेश के पुनर्गठन की बात करूं और जिलों के गठन की बात करूं तो शुरुआत मुझे करनी चाहिए 52वां जिला, 53वां जिला, 54वां जिला और 55वां जिला। ठीक है, 52वें जिले की मैं बात करूं तो ये था आपका निवाड़ी। ठीक है, किससे अलग होकर बना था? तो टीकमगढ़ से अलग होकर बना था, ये अपने को ध्यान रखना है। बात कब की है? तो 1 अक्टूबर 2018 की ये बात है। यदि मैं 53वें जिले की बात करूं तो 53वां जिला बना मऊगंज। कौन सा बना? मऊगंज। किससे अलग होकर बना? रीवा से अलग होकर के बना। डेट कब थी? तो 13 अगस्त 2023 की डेट है। यदि मैं बात करूं मऊगंज में, तो मऊगंज की तहसील यदि मैं देखना चाहूं तो मऊगंज में एक तो नईगढ़ी तहसील है, ये आपको ध्यान रखना है, एक हनुमना है, ठीक है, और एक आपके पास खुद मऊगंज जो तहसील है वो हो जाएगी। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक, तो ये 3 तहसीलों से मिलकर के हमारा 53वां जिला मऊगंज है ना। इसके बाद मैं बात करूं 54वें और 55वें जिले, तो एक तो इसमें आपके पास हो गया पांडुरना। ठीक है, ये पांडुरना जो है ये छिंदवाड़ा से अलग होकर के बना है। कहां से अलग होकर के बना है? छिंदवाड़ा से अलग होकर के बना है। यदि इसमें तहसील की मैं बात करूं तो एक आपके पास सौसर है और एक खुद पांडुरना है ना, ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, और यदि मैं इसके गठन की बात करूं तो इसके साथ 55वें जिले को भी ले लेते हैं अपन, जो कि मैहर है। और ये मैहर अलग हुआ है किससे? सतना से अलग हुआ है। और ये दोनों ही जिले जो हैं मैहर और पांडुरना, ये 5 अक्टूबर, ध्यान से समझेंगे, 5 अक्टूबर 2023 को मध्य प्रदेश का जो गजट होता है उसमें आ गया है ना। 5 अक्टूबर की डेट को ये जिलों का गठन किया गया है, ये अपने को यहाँ पे ध्यान रखना है, डेट इंपॉर्टेंट हो जाएगी। निवाड़ी की बात करूं तो 1 अक्टूबर इंपॉर्टेंट है। मैं मऊगंज की बात करूं तो 13 अगस्त इंपॉर्टेंट है, और ये 18 और ये 23 है ना। इसके अलावा मैं बात करूं तो 5 अक्टूबर आप यहां से ध्यान रखना मैहर और पांडुरना के लिए। ठीक है, तो इतनी जानकारी मेरे ख्याल से सफिशिएंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, बाकी हम करंट की क्लास में और चर्चा करेंगे। तो क्लियर हो गई बात? तो सही उत्तर यहाँ पर मैहर और पांडुरना दोनों हो जाएंगे। आगे बात करते हैं विंबलडन ओपन 2023। कौन सा? विंबलडन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब, इंपॉर्टेंट क्या है? पुरुष एकल का खिताब किस देश के खिलाड़ी ने जीता है? तो किस देश के खिलाड़ी ने जीता है, इससे पहले हम जान लेते हैं कि जीता किसने है। तो जीता है कार्लोस अल्कराज ने। किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने जीता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। और ये हैं हमारे स्पेन के खिलाड़ी। कहाँ के रहने वाले हैं? स्पेन के रहने वाले हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, यदि मैं बात करूं यहीं पर, यदि पुरुष एकल की बात हो गई है तो महिला एकल की बात भी कर लेना चाहिए। तो एक महिला एकल में मार्कोस करके एक महिला है, खिलाड़ी है ना, क्या नाम? मार्कोस करके है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, ये चेक गणराज्य की है खिलाड़ी। कहाँ की है? चेक गणराज्य के खिलाड़ी है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। अच्छा, इसके अलावा ये भी ध्यान रखना है कि नोवाक जोकोविच, कौन? नोवाक जोकोविच जो है उन्होंने 24 ग्रैंड स्लैम जीत लिए हैं। सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम किसी किसी के हुए हैं। ठीक है, तो वो ग्रैंड स्लैम किसके हुए हैं? नोवाक जोकोविच। ये भी अपने को बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अपने को याद रखना है। ठीक है, नोवाक जोकोविच कहाँ के रहने वाले खिलाड़ी हैं? तो सर्बिया के रहने वाले खिलाड़ी हैं, ये भी अपने लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है ना, सर्वाधिक इनके पास है। ठीक, चलिए तो अगले क्वेश्चन पे जंप करते हैं और अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न कहता है, भारत में संपन्न G20 सम्मेलन में किसे देश या संघ को स्थायी सदस्य के रूप में आधिकारिक रूप से शामिल किया गया? प्रश्न क्या है
कि G20 में जो समिट हुआ अभी जो भारत में संपन्न हुआ, उसमें किस देश को या किस संघ को शामिल किया गया है, नए देश या नए संघ के रूप में। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर ये जो समिट थी, ये सबसे पहले तो मैं बात कर लूं कि दक्षिण अफ्रीका देश नहीं शामिल हुआ है। अफ्रीकी संघ अध्यक्ष, अफ्रीकी यूनियन प्रेसिडेंट, तो ये आपके लिए सही उत्तर बैठेगा। यूरोपियन यूनियन तो ऑलरेडी मेंबर है और बाकी की आपको जरूरत है नहीं। ठीक है, रसिया भी मेंबर है। तो बात समझ में आई, किसको शामिल किया गया? सही उत्तर अफ्रीकी यूनियन है। यदि मैं थोड़ी सी G20 के बारे में चर्चा करूं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सबसे पहले G20 के लिए बात करना। तो ये G20 की कौन से नंबर की समिट थी? ये G20 की 18वें नंबर की समिट थी, पहले इंपॉर्टेंट बात। फिर ये 9 और 10 सितंबर 2023 को कहां आयोजित की गई? दिल्ली में आयोजित की गई मेन बैठक जो राष्ट्र अध्यक्षों की थी। ऐसे तो देखा जाए तो पूरे G20 की बैठक 100 से अधिक शहरों में हुई थी, जिसमें कुछ बैठक के इंपॉर्टेंट है, जैसे अपनी संस्कृति कल्चर को लेकर के जो बैठक हुई थी वो खजुराहो में हुई थी। यदि मैं एग्रीकल्चर की मैं बात करूं या अनएम्प्लॉयड वर्क ग्रुप की बात करूं तो वो इंदौर में हुई थी। थिंक 20 करके एक समिट हुई थी G20 के अंतर्गत, वो आपके भोपाल में हुई थी, है ना। ऐसी बहुत सारी समिट हुई थी, जब हम डिटेल और चर्चा कर रहे होंगे तो उसमें जानेंगे इस चीज को, है ना। यदि मैं बात करूं कि अध्यक्षता को लेकर के जो यहाँ पे आपको जाननी चाहिए, अध्यक्षता भारत के पास आई 1 दिसंबर, ये डेट याद रखेंगे, 1 दिसंबर 2022 से लेकर के तो 31 नवंबर, अभी ये लास्ट चल रहा है, 2023 तक भारत के पास अध्यक्षता है। इसके बाद ये अध्यक्षता चले जाएगी किसको? चली गई है किसको? ब्राजील को। ब्राजील में कहां होगा? तो रियो डी जेनेरियो में होगा। ये भी अपने को ध्यान रखना है। यदि यहाँ के मैं राष्ट्रपति के बारे में बात करूं तो राष्ट्रपति हैं लूला डी सिल्वा। ठीक है, ये भी अपने को ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जिन्होंने अध्यक्षता ग्रहण करी है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। यदि थोड़े से ऐतिहासिक बैकग्राउंड को लेकर के चलूं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, है ना। ठीक, उम्मीद करता हूं आपने ले लिया होगा। तो इसमें थोड़ी सी मैं मिटा करके और बातें बताना चाहूंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा समिट है और भारत के लिए बड़े गौरव की बात थी। भारत मंडपम, ये इसके लिए एक कन्वेंशन सेंटर बनाया गया था जहां पर अपन ने इस समिट को किया था। यदि मैं G20 के थोड़े से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखूं तो 1999 में जब वैश्विक स्तर पर आर्थिक मंदी आई थी, उस समय बहुत सारे देशों ने मिलकर के एक यूनियन बनाने की सोचा, जिसका नाम क्या था? G20 करके 1999 में ये बना। और इस समय यहाँ पर आरबीआई के गवर्नर्स और जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, इन लोगों की बैठक हुआ करती थी। लेकिन बाद में 2008 से, कब से? 2008 से राष्ट्राध्यक्षों की बैठक या राष्ट्र प्रमुखों की बैठक होने लगी। ठीक है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। क्लियर हो गई बात? ये दो बातें हमारे पास थी 2008 में लेकर के और इसको लेकर के। तीसरी इंपॉर्टेंट बात मेरे पास जो आती है वो ये है कि यदि जो शामिल हुआ है अफ्रीकी यूनियन, अफ्रीकी यूनियन को लेकर के मैं बात करूं तो ये अफ्रीकी यूनियन अफ्रीका महाद्वीप के कुल 55 देशों का, कितने देशों का? 55 देशों का ग्रुप है। 1963 में, कब? 1963 की मैं बात करूं तो 1963 में अफ्रीकी एकता संघ के रूप में यह गठित होता है। किसके संघ में? अफ्रीकी एकता संघ के रूप में गठित होता है। और बाद में वर्ष 2002 में मैं बात करूं, वर्ष 2002 में इसका नाम बन जाता है क्या? अफ्रीकी यूनियन बन जाता है। ये बातें मेरे ख्याल से आपको जाननी चाहिए। ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं इतनी बातें आप लोगों के लिए सफिशिएंट होंगी G20 समिट को लेकर के। बाकी G20 पे तो पूरी चर्चा ही होगी, है ना। क्लियर हो गई बात? तो सही उत्तर क्या था? अफ्रीकी यूनियन था। चलिए अगले प्रश्न पे जंप करते हैं। हाल ही में किस देश ने अपने दूसरे सर्वोच्च सम्मान, कौन सा सम्मान है? ग्रेट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया है। ठीक है, ये हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। तो ये ध्यान रखेंगे, सही उत्तर आपके पास क्या है? यूनान ग्रीस का है। यूनान ग्रीस ने अभी प्रधानमंत्री को वहां के सर्वोच्च सम्मान कौन से? ग्रेट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। मेन इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। यदि मैं बात करूं यहाँ के राष्ट्रपति के बारे में, तो यहाँ के राष्ट्रपति जो है महिला राष्ट्रपति हैं, कैटरीना इनका नाम है। कैटरीना एक अजीब से थोड़ा सा सरनेम है, आप कैटरीना से उसको याद रख सकते हैं, है ना। उन्होंने इस सम्मान को दिया है और प्रधानमंत्री
40 सालों के अंतर्गत, पिछले 40 वर्षों के अंतर्गत ग्रीस की या यूनान की यात्रा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने हैं। इसी के चलते इनको यह अवार्ड भी दिया गया था। इतना भी अपने को ध्यान रखना है। क्लियर हो गई बात। यदि मैं ग्रीस की कैपिटल की बात करूं तो एथेंस है, उसका कोई महत्व नहीं है, जनरली नहीं पूछी जाती है, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कहता है, वर्ष 2023 में निम्न में से अपना पहला मिशन के रूप में लॉन्च किया। किसने? भारत ने। भारत ने इनमें से कौन सा मिशन जो था पहला था? भाई चंद्रयान 1, 2, 3 थर्ड में था, है ना। ऐसे बहुत सारे मिशन किए गए, लेकिन पहला मिशन कौन सा था इसमें से, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ध्यान रखेंगे, वो है सोलर मिशन आदित्य L1। कौन सा मिशन है? सोलर मिशन आदित्य L1। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि मैं बात करूं सोलर मिशन आदित्य L1 के बारे में, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसको लॉन्च कब किया गया। तो डेट है 2 सितंबर, ठीक है। 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया। पृथ्वी से कितनी दूरी पर लॉन्च किया गया? तो 1.5 मिलियन, या मैं बात करूं 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर एक L1 लैंग्राज पॉइंट जिसे कहा जाता है, वहां पर स्थापित किया गया है। ये ध्यान रखेंगे, ये अभी गया नहीं है, अभी जा रहा है। वर्ष 2024 के शुरुआती जनवरी 2024 तक ये क्या पहुंच जाएगा, वहां पर पहुंच जाएगा, ठीक है। यहां पर बात आती है सर ये लैंग्राज पॉइंट क्या होता है, तो इसको थोड़ा सा समझेंगे। लैंग्राज पॉइंट पृथ्वी और सूर्य के बीच एक ऐसी जगह या एक ऐसे पॉइंट को निश्चित किया गया। टोटल तो 5 होते हैं, है ना। लैंग्राज पॉइंट 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन इनमें से जो सबसे पास में पॉइंट है वो लैंग्राज 1 है, ठीक। ये अपने को ध्यान रखना है। तो लैंग्राज 1 जो पॉइंट है, या ये पॉइंट की हम बात करते हैं लैंग्राज, जहां पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल शून्य होता है, ऐसे पॉइंट को क्या कहा जाता है? लैंग्राज पॉइंट कहा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि एक पार्किंग एरिया, कि भाई कोई भी सैटेलाइट अर्थ से जा रहा है तो वो एक ऐसी जगह में जाके पार्क हो जाए जहां ना तो सूरज उसको खींच पाए ना पृथ्वी पर वो वापस आ पाए, ठीक है। ऐसे पॉइंट लैंग्राज पॉइंट कहलाते हैं। तो ये मेरे ख्याल से आपके लिए इंपॉर्टेंट है ना। 2 सितंबर को लॉन्च किया। अच्छा क्या करेगा ये? तो जितनी भी सूर्य की आसपास की जो कहना चाहिए उसकी क्रोड है, कोरोना है ना, क्रोमोस्फियर है, सोलर विंड है, इन सब चीजों के बारे में वो क्या करेगा? जानकारी लेगा, ठीक। बात समझ में आ गई। तो यहां से इतनी चीजों को अपने को क्लियर कर लेना है, ओके। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न कहता है, देश में निर्मित ऑपरेटिंग सिस्टम को भारत ने क्या नाम दिया है? ठीक है, तो ये सही उत्तर है आपका माया। क्या है? माया। ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है। यदि मैं बात करूं तो बात है 2021 की। इसे बनाया DRDO ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है। और इसे लॉन्च किया गया है 2023 में, ठीक है। 2023 में इसको शुरुआत की गई है इसकी, इसलिए चर्चा में रहा है। क्लियर हो गई बात। तो माया है, ध्यान रखना, भारत में निर्मित ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक। चलिए बात करें अगले पे, तो 15वें ब्रिक्स सम्मेलन के बारे में चर्चा करते हैं। क्या सम्मेलन है? 15वां ब्रिक्स समिट का आयोजन कहां पर किया गया, यह पूछा जा रहा है। तो सही उत्तर आपके पास यहां पर क्या है? साउथ अफ्रीका है। दक्षिण अफ्रीका में क्या किया गया? इसको आयोजित किया गया था, यह ध्यान रखना है। कौन से नंबर का संस्करण था? 15वें नंबर का। आइए थोड़ी डिटेल जानकारी लेने के जाऊं तो दक्षिण अफ्रीका का एक शहर है जोहान्सबर्ग। कौन सा शहर है? जोहान्सबर्ग एक शहर है जहां पर इसको आयोजित किया गया था। यह ध्यान रखना, ब्रिक्स जो है BRICS, जो अपने आप में देशों के नामों के फर्स्ट लेटर से बना है, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। लेकिन इस बार की जो समिट हुई, उस समिट में एक बात की गई कि इसमें प्लस 6 नए कंट्रियों को शामिल किया गया है। कितने कंट्रियों को शामिल किया गया? 6 नए सदस्य देशों को शामिल किया गया है। आधिकारिक तौर पर 1 जनवरी 2024 से ये सदस्य देश शामिल हो जाएंगे। तो जानते हैं ये सदस्य देश कौन कौन से हैं? एक तो आपके पास ईरान है, एक आपके पास इराक है, ठीक है, एक आपके पास सऊदी अरब है, एक आपके पास UAE है। इसके अलावा मैं बात करूं तो आपके पास इथोपिया है ना। और इसके अलावा मैं बात करूं तो दक्षिण अफ्रीकी देश एक अर्जेंटीना भी है, ठीक है ना। ठीक है, ये टोटल 6 ऐसे देश है जो इसमें शामिल किए गए हैं। ये मिडिल ईस्ट कंट्री ईरान, इराक, सऊदी अरब, UAE, इथोपिया और फिर एक अर्जेंटीना है, ठीक है। आधिकारिक तौर पर कब शामिल किया जाएगा? तो इनको शामिल किया जाएगा 2024 में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं इतनी बातें आपके लिए सफिशिएंट होगी। इस प्रश्न को लेकर के कहां हुआ है ब्रिक्स सम्मेलन? जोहान्सबर्ग में हुआ है, ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न कहता है, हाल ही में भारत द्वारा चंद्रयान 3
कि विक्रम लैंडर को चंद्रयान क्या चंद्रमा के किस ध्रुव पर उतारा गया है? तो ध्यान रखेंगे, आप सभी जानते हो यह चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव है। ठीक है, यदि मैं बात करूं तो दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला इंडिया जो है वो फर्स्ट कंट्री है। और यदि मैं ओवरऑल मून की बात करूं या मैं ओवरऑल बात करूं कि चंद्रमा पर कौन कौन से गए हैं, तो ध्यान रखेंगे यूएसए, फिर रसिया, है ना, और फिर बाद में आपका क्या है, चाइना। ठीक है, इसके बाद हम हैं 4th नंबर पे इंडिया, जिन्होंने अपना मिशन मून पर भेजा है। ठीक है, चंद्रमा पर भेजा है। ये बात अपने लिए इंपॉर्टेंट हो गई। दूसरी बात, यदि मैं बात करूं कि इसको लॉन्च कब किया गया था, तो डेट याद रखेंगे 23 अक्टूबर। ठीक है, 2023 को इसे लॉन्च किया गया था। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि मैं बात करूं अगले उसमें, तो जब ये सेफली लैंड किया चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर, तो उस जगह को क्या नाम दिया गया? तो थोड़े से नाम को लेकर के यहां ध्यान रखना। हम सबसे पहले हमने चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3 भेजा। जब चंद्रयान 1 गया था ना, तब चंद्रमा पे उस पॉइंट को बोला गया था जवाहर पॉइंट। क्या बोला गया था? जवाहर पॉइंट बोला गया था। ये अपने को याद रखना है। यदि मैं चंद्रयान 2 जब गया, इसके पॉइंट की मैं बात करूं, तो इसे बोला गया था तिरंगा पॉइंट। कौन सा पॉइंट बोला गया था? तिरंगा पॉइंट। और अभी जो तीसरा चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक उतरा है, इस पॉइंट को क्या नाम दिया गया है? तो ये आपको ध्यान रखना है, शिव शक्ति। ठीक है, कौन सा पॉइंट है ये? शिव शक्ति पॉइंट है। ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है भाई, तो तीनों पॉइंट आपके पास हो जाते हैं ये। ठीक है, तो चंद्रयान को लेकर के इतनी बातें जो आपको थोड़ी सी याद रखनी है। ठीक, चलिए बात करें आगे 59वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। क्या बात है? 59वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस या अभिनेत्री को अवार्ड किसे मिला है? तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन आलिया भट्ट, कृति सेनन, भावेन राबरी और पल्लवी जोशी। तो ये दोनों तो मेन एक्ट्रेस हैं, ये नहीं। सही उत्तर आपके पास क्या है? पल्लवी जोशी है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही होगा। पल्लवी जोशी को ये पुरस्कार दिया गया कश्मीर फाइल्स में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर करने के लिए, जो कि विवेक अग्निहोत्री के द्वारा बनाई गई मूवी थी। ये भी अपने को ध्यान रखना है। और तो और मैं बात करूं यदि कृति सेनन और आलिया भट्ट के बारे में, तो इनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। किसका मिला? बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए, और इसको मिला है मिमी के लिए। यदि बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर की मैं बात करूं, तो पंकज त्रिपाठी साहब को मिला है बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर। और ये भी ध्यान रखेंगे, पंकज त्रिपाठी को लेकर के बात निकली है। तो अभी यूनिफाइड पेमेंट ऑफ इंडिया जो यूपीआई की हम जो बात करते हैं, जो एनपीएससीआई के द्वारा चलाया जा रहा है, अपना जो ऑनलाइन पेमेंट का ऐप होता है यूपीआई, उस यूपीआई की सेफ्टी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ध्यान रखेंगे पंकज त्रिपाठी को बनाया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर ये भी पॉइंट हो जाता है आपके लिए। ठीक, चलिए आगे चर्चा करते हैं अगले पॉइंट में, या अगले प्रश्न की मैं बात करूं तो मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना। अगला प्रश्न क्या है? मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के संदर्भ में असत्य कथन को छाटिए। तो इस योजना का शुभारंभ 22 अगस्त 2023 को हुआ। बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। इस योजना के तहत युवाओं को काम सिखाने के साथ साथ 8 से 10 हजार रुपए तक का स्टाइफंड दिया जाता है। ये भी बिल्कुल सही बात है। यदि मैं बात करूं तो ये एक लर्न एंड अर्न प्रोग्राम है, जिसमें युवाओं को जॉब ओरिएंटेड स्किल ट्रेनिंग मिलेगी। तो ये भी सही बात है। यदि अगले ऑप्शन में चले तो उपरोक्त सभी कथन सही है, तो आपका सही उत्तर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। ठीक है, सीखो कमाओ योजना, आपने शहरों में बहुत बड़े बड़े होर्डिंग देखे होंगे स्काई के, SKY स्काई, सीखो कमाओ योजना के, है ना। और सीखो कमाओ योजना में यदि ईद को सारी जानकारी तो आपको यहां से मिल गई। 22 अगस्त 2023 को ये लॉन्च हुई। यदि मैं बात करूं तो स्टाइफंड 8 से 10 हजार मिल जाता है। एक लर्न एंड अर्न प्रोग्राम है ये भी हमको इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है इसके लिए मेन, वो बात ये है जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाती है, ध्यान से समझेंगे उस बात को। वो बात ये है कि किसके तहत कितना पैसा मिलेगा। यदि आपने 12th पास किया है, आपने 12th पास किया है और आप ट्रेनिंग लेते हो, तो आपको 8,000 रुपए तक का स्टाइफंड दिया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात। यदि मैं दूसरी बात करूं, आपने ITI किया है, क्या किया है? ITI किया है, तो आपको 8,500 रुपए तक का स्टाइफंड। यदि आपके पास किसी चीज का डिप्लोमा है, तो आपको मिलेगा 9,000 रुपए का स्टाइफंड। और यदि मैं बात करूं इसके थोड़ा सा आगे, तो आपने यदि ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हुआ है, तो आपको मिलेगा 10,000 रुपए तक का स्टाइफंड। ठीक है ना, ये क्राइटेरिया याद रख लेंगे। 12th के लिए कितना है भाई? मोस्ट इंपॉर्टेंट है
12th पास हो तो 8,500, ITI है तो 8,500, डिप्लोमा है तो 9,000, है ना, ये ध्यान रखना है। और ग्रेजुएट हो तो 10,000 रुपए तक का स्टाइपेंड मिलेगा जब तक आप ट्रेनिंग कर रहे होगे इस चीज में। क्लियर है बात? चलिए अगले टॉपिक पे चर्चा करते हैं। या अगले प्रश्न क्या कहता है, बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन कहां पर किया गया है? कौन सा? बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम की मैं बात करूं तो ये शुरू किया गया है रांची झारखंड नहीं, बिल्कुल गलत बात। बालासोर उड़ीसा, ये भी गलत बात है। राउरकेला उड़ीसा बिल्कुल सही उत्तर होगा यहाँ पर भी। जब हॉकी वर्ल्ड हॉकी चैंपियनशिप हुई थी अभी, तो उस हॉकी चैंपियनशिप के पहले क्या किया गया था, इस स्टेडियम को बनाया गया था। नाम क्या है? राउरकेला। ये एक वहां पर डिस्ट्रिक्ट है सुंदरगढ़, ठीक है, सुंदरगढ़ जिले में बनाया गया था ये राउरकेला स्टेडियम। तो बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम झारखंड या फिर और कहीं नहीं लगा देना, राउरकेला उड़ीसा में बनाया गया है, ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये बात क्लियर हो गई। तो चलिए अगले प्रश्न पे जंप करते हैं। एनसीईआरटी द्वारा मूल्य आधारित खेल शिक्षा को मजबूत करने के लिए, ध्यान से समझेंगे, एनसीईआरटी द्वारा मूल्य आधारित खेल शिक्षा को मजबूत करने के लिए किस संस्थान या एजेंसी से के साथ हस्ताक्षर किए गए हैं? ठीक है, तो ध्यान रखना ये मूल्य आधारित खेल शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए जो टाई अप किया गया है वो नाडा के साथ किया गया है। नाडा मतलब नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। आपको पता है ड्रग्स या तस्करी की हम बात करें या खिलाड़ियों द्वारा कोई ड्रग्स लिया जाता है तो उनकी जांच के लिए एक एजेंसी बैठती है जिसे नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी कहते हैं। यदि मैं इसके गठन की बात करूं तो वर्ष 2005 में ये जो नाडा है उसका गठन हुआ था और ये एनसीईआरटी के साथ मिलकर के खेल और उसके मूल्यवर्धित खेल शिक्षा को मजबूत करने के लिए काम करेगी, है ना। तो यहां तक बात क्लियर है? ठीक, अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत की यूपीआई प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो सही उत्तर आपके पास ये है, भूटान। ठीक है, भारत का पड़ोसी देश भूटान जो है ये यूपीआई को अपनाने वाला पहला देश है। ठीक, ध्यान रखेंगे ये बात। मैंने आपको बता ही दिया यूपीआई के बारे में कि यूपीआई के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वो किसे बनाया गया है अभी? तो पंकज त्रिपाठी को। किसको बनाया गया है? पंकज त्रिपाठी जी को बनाया गया है, जो फिल्म एक्टर है, आप सभी इनको जानते होंगे, है ना। ये अपने को ध्यान रखना है। क्लियर हो गई बात? तो यहां पर ये चीज क्लियर हो जाती है। चलिए अगले प्रश्न पे जंप करते हैं। तो निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा का शीर्षक एंड देन वन डे अ मेमोयर है? एंड देन वन डे अ मेमोयर किसकी आत्मकथा है? ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बोमन ईरानी साहब नहीं है, अनुपम खेर नहीं है, कबीर बेदी नहीं है। सही उत्तर है नसीरुद्दीन शाह साहब जो है उन्होंने लिखी अपनी ऑटोबायोग्राफी, क्या नाम है? एंड देन वन डे अ मेमोयर। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास देखोगे, भारत ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक का आयोजन किया? प्रश्न आपके पास क्या है? ऑपरेशन या संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक भारत ने किस देश के साथ किया? तो इन तान कंट्रीज में से सही उत्तर आपका क्या है? उज्बेकिस्तान है, ये अपने को ध्यान रखना है। और उज्बेकिस्तान के साथ और क्यों इंपॉर्टेंट है ये अपने लिए पढ़ना, ये प्रश्न ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी हाल ही में एमपीपीएससी प्री में जो पेपर हुआ था उसमें ऐसे ही ऑपरेशन के बारे में पूछा गया था, एक युद्ध अभ्यास के बारे में पूछा गया था। और ये एक और इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये हुआ था पिथौरागढ़ करके एक जगह है, कहां पर? उत्तराखंड में, है ना। ये भी अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुआ था, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑपरेशन दस्तलिक। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। क्लियर हो गई बात? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं अपन। तो अगले प्रश्न की मैं बात करूं, अगला प्रश्न है लाडली बहना योजना के संदर्भ में असत्य कथन को छाटिए। तो लाडली बहना योजना के बारे में देखें तो सरकार द्वारा ये योजना 5 मार्च 2023 को शुरू की गई, बिल्कुल सही बात है। यदि मैं बात करूं तो इसके अंतर्गत 23 से 60 वर्ग आयु वर्ग की राज्य की मूल निवासी महिलाओं को शामिल किया जाता है, तो बिल्कुल सही बात है। उन्हें आर्थिक सहायता राशि 1,000 रुपए दी जाती है, ये भी सही बात है। हालांकि इसको बढ़ाकर अभी 1,250 रुपए कर दिया गया है और सरकार यदि आगे आती है तो 3,000 रुपए तक इसको बढ़ाया जाएगा, ऐसा इस योजना में प्रावधान है, ये भी आपको जानना है।
तीसरी बात करें, इससे राज्य की महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता को बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। तो ये बात भी बिल्कुल सत्य है। इस आधार पर प्रश्न का सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी सही हैं। ठीक है, चलिए फिर अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश ने साथ में मिलकर मैत्री पाइपलाइन का उद्घाटन किया है? फ्रेंडशिप पाइपलाइन की हम बात करें तो ये भारत ने बांग्लादेश के साथ शुरू किया है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको ऑनलाइन या वर्चुअली क्या किया गया था, शुरू किया गया था। ये एक ऊर्जा पाइपलाइन है। कैसी पाइपलाइन है? एक एनर्जी पाइपलाइन है, एक ऊर्जा पाइपलाइन है। ये अपने को ध्यान रखना है। लगभग 130 किलोमीटर लंबी ये पाइपलाइन है। ठीक है, कितनी? 130 किलोमीटर लंबाई की पाइपलाइन है भारत बांग्लादेश के बीच। ये मैत्री शब्द से कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि आप देखोगे तो मैत्री शब्द को लेकर के यदि मैं बात करूं तो मैत्री एक युद्ध अभ्यास होता है। क्या होता है? मैत्री एक युद्ध अभ्यास होता है जो थाईलैंड के साथ होता है। भारत का किसके साथ होता है? थाईलैंड के साथ होता है। यदि इसी मैत्री में मैं शिन्यू शब्द जोड़ दूं, क्या शिन्यू शब्द जोड़ दूं, शिन्यू मैत्री, ये भी एक तरीके का युद्ध अभ्यास है। ये जापान के साथ होता है। किसके साथ होता है? जापान के साथ होता है। ये अपने को ध्यान रखना है। और ये एयरफोर्स का है। ठीक है, किसका है? एयरफोर्स का है। यदि मैं मात्र बात करूं मैत्री बस सेवा के बारे में, मैत्री बस सेवा के बारे में बात करूं तो ये भारत और नेपाल के बीच चलती है। ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो मैत्री शब्द से कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है ना? ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो सही उत्तर क्या है? बांग्लादेश के साथ। चलिए आगे बात करें अगले प्रश्न में। तो अमृत भारत स्टेशन योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रेलवे स्टेशनों के विकास के लिए कितने स्टेशनों की पहचान की गई है? तो केंद्र सरकार द्वारा ये टोटल 1275 रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई है अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत, जिनमें इनका पुनर्विकास किया जाएगा। यहां जानने योग्य बात यह कि 1275 में से लगभग 80 स्टेशन तो जो है आपके मध्य प्रदेश के हैं। किसके हैं? आपके मध्य प्रदेश के हैं। ये अपने को ध्यान रखना है। तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन सी, 1275 रेलवे स्टेशनों का इसके अंतर्गत पुनर्विकास किया जाएगा। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 रिपोर्ट के अनुसार सबसे खुशहाल देश, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अनुसार सबसे खुशहाल देश कौन सा है? ये आपके पास है। तो सही उत्तर होगा आपके पास क्या? फिनलैंड। ठीक है, फिनलैंड फर्स्ट रैंक में है। यदि ऑप्शन सेकंड की बात करूं डेनमार्क, उत्तर तो सही हो गया फिनलैंड। यदि मैं बात करूं तो डेनमार्क की सेकंड रैंक है और आइसलैंड जो है थर्ड रैंक पे है। यदि मैं बात करूं इस इंडेक्स को जारी कौन करता है तो UNSDSN, यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क करके जो संस्था है वो इस इंडेक्स को जारी करती है। इस इंडेक्स में 2023 में यदि मैं भारत की रैंकिंग की बात करूं तो भारत की रैंकिंग है 126वीं। कौन सी रैंकिंग है भाई? 126वीं है। ये ध्यान रखना है। यदि मैं लास्ट की मैं बात करूं, अंतिम में मैं बात करूं तो अंतिम में अफगानिस्तान है। ये भी अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, अफगानिस्तान है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। क्लियर? तो अफगानिस्तान की अंतिम रैंक की भारत की 126वीं रैंक है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी करता है UNSDSN, यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क करके जो संस्था वो जारी करती है। फर्स्ट नंबर पे फिनलैंड है, सेकंड नंबर पे डेनमार्क है, थर्ड नंबर पे आइसलैंड है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न कहता है दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का निर्माण या शिलान्यास कहां पर किया गया है? तो ये आप सबको पता है, बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में विश्व की पहली वैदिक घड़ी लगाई गई है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है तमिलनाडु के किस बल्लेबाज ने पुरुषों की लिस्ट ए क्रिकेट में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर करके वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो यहां पर है नारायण जगदीशन। सही उत्तर क्या होगा? नारायण जगदीशन है। नारायण जगदीशन रहने वाले तमिलनाडु के हैं। ठीक है, तमिलनाडु का एक खिलाड़ी है। इसने व्यक्तिगत तौर पर 277 रन का स्कोर किया था 144 बॉल में आसपास में, है ना? ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक, चलिए तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? नारायण जगदीशन। यदि मैं अगले प्रश्न की बात करूं तो श्याम शरण नेगी, भाई इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 5 नवंबर 2022 को इनकी डेथ हो गई, जिसके किस कारण से प्रसिद्ध थे पूछा गया है। तो पर्वतारोही नहीं, साइकिलिस्ट नहीं, मुक्केबाज नहीं, स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता थे श्याम शरण नेगी जी। ठीक, यदि मैं बात करूं तो इनके रहने के वाले, ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो किन्नौर करके एक जगह है हिमाचल प्रदेश में। कहां पर? हिमाचल प्रदेश में किन्नौर के ये रहने वाले थे। कौन? श्याम शरण नेगी। 106 वर्ष की आयु में इनकी डेथ हुई है। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बात है। क्लियर हो गई बात? चलिए फिर आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। ठीक है,
अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पेरिस ओलंपिक और पैरा ओलंपिक्स 2024 का शुभंकर है? तो पैरा और पेरिस में जो भी ओलंपिक होने वाले हैं 2024 के समर ओलंपिक्स, उसका शुभंकर क्या है, ये प्रश्न पूछना चाह रहा है। तो यहाँ पर सही उत्तर है फ्रीजियन कैप्स। क्या है? फ्रीजियन कैप्स है, ये हमको ध्यान रखना है। यह बिल्ली, स्नोमैन, कोयट नहीं है। सही उत्तर क्या है? फ्रीजियन कैप्स है। यदि मैं बात करूं तो 2024 के पेरिस ओलंपिक तो हो रहे हैं। यदि आगामी खेलों की बात करूं तो 2024 के बाद 2028 और फिर 2032 का आपको याद रखना पड़ेगा। ये 4-4 साल में आयोजित किए जाते हैं, ये भी आपको पता होगा मेरे ख्याल से, है ना। 2028 की मैं बात करूं तो ये एक शहर है अमेरिका का, लॉस एंजल्स। कौन सा शहर है? लॉस एंजल्स, अमेरिका में ये कराए जाएंगे, है ना। और इसकी सबसे खास बात है कि क्रिकेट जो है इसमें नए खेल के रूप में शामिल किया जाएगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो कौन सा खेल? क्रिकेट नए खेल के रूप में शामिल किया जाएगा अगले ओलंपिक से 2028 के, जो कि होने वाले हैं कहां पर? लॉस एंजल्स, अमेरिका में होने वाले हैं, ये ध्यान रखना है। यदि मैं 2032 के ओलंपिक की बात करूं तो ये ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है ब्रिस्बेन। कौन सा शहर है? ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है, वहां पर 2032 के समर ओलंपिक्स का आयोजन किया जाएगा। क्लियर हो गई बात? चलिए फिर आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है क्रिकेट खेल में पॉपिंग क्रीज की माप कितनी होती है? तो पॉपिंग क्रीज होती है 4 फीट की। पॉपिंग क्रीज होती क्या है, यदि आपसे ये पूछा जाए तो ध्यान रखना, बैट्समैन जिस भी आप देखोगे ना, क्रीज जो होती है जिसमें बैट्समैन खड़ा होता है ना, उसी को पॉपिंग क्रीज कहा जाता है। ये कितनी लंबाई होती है? तो 4 फीट की होती है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। यदि मैं बात करूं इसकी लंबाई की मीटर में तो ये 1.22 मीटर की होती है, यदि ऑप्शन मीटर में आ जाए तो भी ध्यान रखेंगे, ठीक। चलिए अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। मध्य प्रदेश बजट के अंतर्गत जो 2023-24 का बजट आया है उसमें खनन प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की किस जिले में खुलने का प्रस्ताव रखा गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी, कौन सी राजधानी? मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी सिंगरौली में से स्थापित किया जाएगा, ये अपने को ध्यान रखना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, क्या? सिंगरौली, ठीक है, ये ध्यान रखना। खनन के लिए कोयला क्षेत्र है ही पता आपको, कोई बात ही नहीं है इसमें, है ना। तुर्की और सीरिया में भूकंप के बाद भारत सरकार ने किस ऑपरेशन के तहत राहत सामग्री तुर्की भेजी थी? प्रश्न आपके पास क्या है? तुर्की में जो भूकंप आया था, तुर्की और सीरिया के आसपास में कहना चाहिए, 6.8 रिक्टर स्केल से लेकर के 7.1 रिक्टर स्केल के बीच का यह भूकंप था, जिसने बहुत ज्यादा तबाही मचाई थी और भारत ने अपने तरफ से मदद भेजी थी। और उस मदद के लिए जो ऑपरेशन चलाया था उसका सही उत्तर है ऑपरेशन दोस्त। कौन सा चलाया था? ऑपरेशन दोस्त चलाया था, जिसमें हमने राहत सामग्री और राहत दल भेजा था, ठीक। यदि मैं बात करूं इसके अलावा एक ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऑपरेशन गंगा, ये थोड़ा सा ऑपरेशन दोस्त यहां पे आ जाएगा, ठीक है। ऑपरेशन गंगा की मैं बात करूं तो ये यूक्रेन जो था ना, ये यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध हुआ था उसमें यूक्रेन में फंसे जो भारतीय लोग थे उनको बाहर निकालने के लिए चलाया गया था। कौन सा? ऑपरेशन गंगा। और ऑपरेशन दोस्त किसके लिए हो गया? सीरिया भूकंप के लिए हो गया। अभी आपको पता है गाजा पट्टी पर जो युद्ध है इजराइल फिलिस्तीन का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इजराइल और फिलिस्तीन का जो गाजा पट्टी पर युद्ध हो रहा है, वो युद्ध के लिए भारत ने जो ऑपरेशन चलाया है उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन अजय। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ऑपरेशन अजय चलाया गया। तो ये ऑपरेशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ऑपरेशन अजय मैंने बता दिया आपको, गाजा पट्टी में इजराइल फिलिस्तीन को लेकर के जो विवाद हो रहा है उसमें भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन अजय है। ऑपरेशन गंगा की मैं बात करूं तो यूक्रेन में फंसे भारतीयों को बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन चलाया गया था। ऑपरेशन दोस्त के बारे में हमने देख ही लिया कि ये टर्की में जो भूकंप आया था उसमें राहत सामग्री और बाकी चीजों को भेजने के लिए किया गया था। आपको पता है पीएससी ऑपरेशंस को लेकर के पूछ सकता है, पिछले बार कई बार प्रश्न बने हैं। जैसे उन्होंने पूछा था कि ऑपरेशन वनीला किस देश के लिए चलाया गया था, तो ये अब मेडागास्कर में जो तूफान आया था डायना, उससे जो प्रभावित लोग हुए थे उन तक सामग्री पहुंचाने के लिए ऑपरेशन वनीला चलाया गया था। ये पीएससी का ऑलरेडी पूछा गया प्रश्न है। तो इसी तरीके से प्रश्न आगे भी पूछे जा सकते हैं, यहां से अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न को लेकर के। प्रश्न है मुख्यमंत्री जन सेवा मित्र योजना के संदर्भ में असत्य कथन को छांटे। तो इस योजना के अंतर्गत युवा लड़के और लड़कियों की भर्ती की जाएगी। सही बात है, नाम में ही कोई दिक्कत ही नहीं है। इसमें हर महीने 8,000 तनख्वाह प्रदान किया जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे ये लोग? तो ये लोग का कार्य है सहायता करना लोगों की,
और गवर्नमेंट की योजनाओं के बारे में उन्हें जागरूक करना या उन्हें बताना। तो यहाँ पर ये तीनों बातें सत्य होती हैं, इसलिए सही उत्तर होगा सभी कथन सही हैं। बात समझ में आ गई? ठीक है, फिर चलती है अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है फूड सेफ्टी इंडेक्स 2023 में मध्य प्रदेश को कौन सा स्थान मिला है? कौन सा इंडेक्स? फूड सेफ्टी इंडेक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, ये अपने को ध्यान रखना है ना। यदि मैं बात करूं किसकी? फूड सेफ्टी इंडेक्स के बारे में, तो फूड सेफ्टी इंडेक्स में मध्य प्रदेश का जो है वो चौथा स्थान है, ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है फूड सेफ्टी इंडेक्स में? तो चौथे नंबर पे है मध्य प्रदेश, ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, क्या है? सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के अनुसार अक्टूबर 2022 में मध्य प्रदेश में बेरोजगारी दर लगभग कितने प्रतिशत है? यदि मध्य प्रदेश के तर्ज पर बात करूं तो यहाँ सही उत्तर होगा 0.8%, जो भारत में सबसे कम बेरोजगारी दर वाला राज्य है हमारा मध्य प्रदेश। यदि मैं ओवरऑल बेरोजगारी दर की बात करूं तो अभी सितंबर की न्यूज यदि आप देखते हो या सितंबर की रिपोर्ट देखते हो, सितंबर 2023 की, किसकी? CMIE की, तो ये कहती है कि 8.1 से कम होकर के 7.1 हो गई है ना अभी भारत की बेरोजगारी दर। ठीक है, ये भी अपने को ध्यान रखना। तो वर्तमान में कितनी है ओवरऑल बेरोजगारी दर की बात करें भारत की, तो 7.1 है, 8.1 से कम होकर के। ठीक, चलिए बात करें अगले प्रश्न के बारे में। तो अगला प्रश्न आपके पास कहता है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार किस वर्ष आरंभ किए गए थे? कौन से? राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, तो इनकी शुरुआत हुई है सन 2009 से। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सन 2009। ठीक, अगले प्रश्न में मैं यदि चर्चा करूं तो निम्नलिखित में से किस अभयारण्य, इसको थोड़ा सा सही कर लेंगे, अभयारण्य कर लेंगे। ठीक है ना, ये अमूमन किताबों में भी और प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से गलत हो जाता है, बट सही तरीका लिखने का क्या है? अभयारण्य। एक ऐसी जगह जहां बिना भय के मानव, सॉरी कहना चाहिए, जो जीव जंतु हैं, जानवर हैं, वो आराम से घूम सके, विचरण कर सके, है ना। ऐसी जगह को अभयारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहा जाता है। तो अभी हाल ही में किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया है? प्रश्न ये है। तो यहाँ पर सही उत्तर है आपका नौरादेही, जो सागर में है ना। नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया है, और प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल होने वाला नौरादेही भारत का 54वां टाइगर रिजर्व है। कौन सा है? 54वां टाइगर रिजर्व है, ये अपने को ध्यान रखना है। यदि मैं मध्य प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो MP में इसकी रैंकिंग 7वें नंबर की है, और यदि मैं इसके नए नाम की बात करूं तो इसका नया नाम है रानी दुर्गावती। क्या नाम है? रानी दुर्गावती वाइट, अपने को क्या ध्यान रखा? प्रोजेक्ट टाइगर। ठीक है, रानी दुर्गावती अभयारण्य के नाम से इसको जाना जाएगा, ये भी अपने को ध्यान रखना है। ठीक, यदि मैं इसके एरिया की बात करूं तो इसका कुल एरिया जो आप देखते हो वो 2339 किलोमीटर स्क्वायर में है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। कोर क्षेत्र जो है वो 2339 स्क्वायर का रहेगा, जहां पर इसको रखा जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया? रानी दुर्गावती अभयारण्य है ना, ये अपने को ध्यान रखना है। यदि मैं बात करूं कि ये किन जिलों में फैला है, तो अपने को ध्यान रखना है। एक जिला है इसका सागर, एक है दमोह और नरसिंहपुर। ठीक है, सागर, दमोह और नरसिंहपुर में इसकी बसाहट, इसकी फैलाव है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। नौरादेही वाला जो अब जो रानी दुर्गावती अभयारण्य बन गया है वो। ठीक, चलिए बात करते हैं अगले बारे में। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पे ये भी जानेगा कि प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ था, तो 50 साल पूरे हो चुके हैं प्रोजेक्ट टाइगर को, तो थोड़ा सा इसमें भी एक डीप नॉलेज आप रखना, PSC प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है। क्लियर है? ठीक, बात करें मध्य प्रदेश राज्य युवा सलाहकार परिषद के गठन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? प्रश्न में फोकस करेंगे, सही नहीं वाला बताना है। 30 मई 2023 को मध्य प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रदेश की युवा नीति और युवाओं से जुड़े मामलों में सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य युवा सलाहकार परिषद का गठन किया गया। बिल्कुल सही बात है। इसके अंतर्गत बोला जाता है कि परिषद में खेल एवं युवा कल्याण मंत्री जो हैं, अभी जो श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया जो हैं, वो अध्यक्ष, और मध्य प्रदेश युवा आयोग के पदेन अध्यक्ष को बनाया गया है। तो बस यहीं पर थोड़ी सी गलती है, अध्यक्ष नहीं, ये उपाध्यक्ष होते हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। इसीलिए ऑप्शन बी जो है गलत हो जाएगा, और ऑप्शन बी आपके पास में क्या हो जाएगा? इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बात करें मुख्य सचिव खेल एवं युवा कल्याण परिषद के सदस्य सचिव होंगे, तो बिल्कुल सही बात है। अध्यक्ष की अनुमति से विशेष आमंत्रित सदस्य
राज्य युवा सलाहकार परिषद में सम्मिलित किए जा सकते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही बात हो जाती है। ठीक, चलिए बात करें अगले प्रश्न को लेकर के। तो देश का पहला यूनिटी मॉल कहां पर बनाया जाना प्रस्तावित है? देश का पहला यूनिटी मॉल, तो यूनिटी मॉल स्थापित किया जा रहा है उज्जैन में। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यदि मैं यूनिटी मॉल के बारे में बात करूं तो थोड़ी सी बात यहां जानने के लिए है कि यूनिटी मॉल उज्जैन में क्यों बनाया जा रहा है। केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है, इसके लिए उज्जैन को चुना गया क्योंकि यहाँ टूरिज्म अच्छा है, और साथ में इस मॉल में क्या बेचा जाएगा ये पूछा जाए, क्या बिकेगा, तो हथकरघा, हस्तशिल्प, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जीआई टैग या जो भी ऐसी यूनिक चीजें हैं जो इनके अंतर्गत शामिल हैं उनको इस मॉल में रखा जाएगा और उनकी बिक्री होगी, ताकि ऐसी चीजों की क्या की जा सके, ब्रांडिंग की जा सके, है ना। ये ध्यान रखना है। क्लियर है बात? इसी उद्देश्य से यूनिट मॉल बनाया जा रहा है। यूनिटी मॉल कहां पर? उज्जैन में। ठीक, बात करें अगले प्रश्न के ऊपर। तो नई चेतना अभियान जो है किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो नई चेतना अभियान के बारे में बात करूं तो ये महिला एवं बाल विकास नहीं, ये रूरल डेवलपमेंट ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजना है। ठीक है, इसकी योजना ऑप्शन सी क्या है? ग्रामीण विकास मंत्रालय की ये योजना है जिसको शुरू किया गया है। लैंगिक असमानता को लेकर के यदि हम बात करें या लैंगिक असमानताओं से महिलाओं का जो सुरक्षा है उसको ध्यान में रख करके ये योजना शुरू की गई है। कौन सा? नई चेतना अभियान। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। लैंगिक समानता के हनन को लेकर के बात की गई है इसके अंतर्गत। क्लियर है? ठीक, चलिए तो ऑप्शन क्या है? ग्रामीण विकास मंत्रालय की ये योजना है। पिचर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो पिचर खेल का संबंध है बेसबॉल से। किससे है? बेसबॉल से। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बेसबॉल हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न कहता है 17वें प्रवासी भारतीय दिवस 2023 में मुख्य अतिथि मोहम्मद इरफान अली जो आए थे वो किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ध्यान रखेंगे, ना तो मलेशिया ना तो ईरान, ये है गुयाना। एक दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप का देश है गुयाना। वहां के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली, जिन्हें 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन में बुलाया गया था। तो और थोड़ी सी यदि जानकारी लेने की बात करें तो 17 प्रवासी भारतीय सम्मेलन 8 से 10 जनवरी 2023 के मध्य आपके अपने शहर या मध्य प्रदेश के बड़े शहर इंदौर में आयोजित किया गया था। ये अपने को ध्यान रखना है। ये मुख्य अतिथि थे मोहम्मद इरफान अली। यदि मैं स्पेशल गेस्ट की बात करूं, किसकी बात करूं? स्पेशल गेस्ट की बात करूं तो स्पेशल गेस्ट के तौर पर गुयाना के पास में ही एक और कंट्री है, सूरीनाम। कौन सा कंट्री है? सूरीनाम एक कंट्री है। तो सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी। कौन? चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी हैं, जो है ना, इन्हें भी इसमें बुलाया गया। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक, इसी के बाद 10 जनवरी के बाद से 12 जनवरी के बीच में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का भी आयोजन कहां पर किया गया था? तो इंदौर में किया गया था। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सीधा सीधा प्रश्न पीएससी द्वारा पूछा जाता है। ठीक, बात करें अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में मध्य प्रदेश ने कुल कितने पदक जीते? तो यहां पर सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 96 पदक जीते हैं। इस 96 पदक में मैं बात करूं तो टोटल हमारे पास 39 तो गोल्ड है इसमें भाई साहब। ठीक है, इसके बाद जो 30 है वो सिल्वर है और 27 ब्रॉन्ज हैं, या जिसे कांस्य पदक कहा जाता है। ये अपने को ध्यान रखना है। यदि मैं बात करूं इनके आयोजन को लेकर के, तो इनका आयोजन हुआ था भोपाल में। कहां हुआ था इनका आयोजन? भोपाल में हुआ था। ये अपने को ध्यान रखना है। भोपाल प्लस 8 शहर इसमें शामिल किए गए थे जहां पर यह आयोजन किया गया था। और यदि मैं बात करूं तो 1 प्लस दिल्ली में भी हुआ था। ये भी अपने को याद रखना है। दिल्ली में क्या हुआ था? तो साइकिलिंग होती है ना, क्योंकि साइकिलिंग का एक ट्रैक होता है जिसे वेलोड्रम कहा जाता है। ये मध्य प्रदेश में भी कहीं पर नहीं है, इसीलिए वेलोड्रम में करने के लिए साइकिलिंग इवेंट जो हुआ था वो दिल्ली में हुआ था। और इसी बात को ध्यान में रख करके देश का दूसरा साइकिलिंग ट्रैक वेलोड्रम ये कहां पर स्थापित किया जा रहा है? साइकिलिंग ट्रैक वेलोड्रम सेकंड जो है वो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थापित किया जा रहा है। ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो क्लियर हो गई बात। भोपाल सहित 8 शहरों में हुआ। दिल्ली में एक अकेला इवेंट हुआ था साइकिलिंग वेलोड्रम, और साइकिलिंग का ट्रैक भोपाल में दूसरा स्थापित किया जा रहा है। यदि मैं बात करूं सबसे टॉप में कौन सा स्टेट था, तो सबसे टॉप में था महाराष्ट्र। ये भी अपने को ध्यान रखना है। ठीक है ना, चलिए ठीक, तो इतनी बातें मेरे ख्याल से सफिशिएंट आपके लिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स में। आगे चर्चा करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कहता है विक्ट्री सिटी उपन्यास के लेखक कौन है? कौन? विक्ट्री सिटी उपन्यास के लेखक कौन है? तो सही उत्तर हो जाएगा सलमान रश्दी। कौन है? सलमान रश्दी साहब है जिन्होंने लिख ली है विक्ट्री
ये आपकी विक्ट्री सिटी है ना, यहाँ पे शशि थरूर, अमृता प्रीतम, पी चिदम्बरम साहब, ये तो एक्स फाइनेंस मिनिस्टर रहे हैं। इन लोगों ने भी अपनी बहुत सारी किताबें लिखी हैं। जैसे शशि थरूर की किताब देखें, एन एरा ऑफ डार्कनेस, मोस्ट फेमस किताब है शशि थरूर साहब की, कांग्रेस के एक बड़े लीडर के तौर पर जाने जाते हैं। ये बातें अपने को याद रखनी है। तो सलमान रुश्दी साहब हैं, इन्होंने किताब लिखी है विक्ट्री सिटी। ठीक, अगले प्रश्न की चर्चा करूं तो जनवरी 2023 में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फसाई ने पहली बार किस खाद्य फसल के लिए व्यापक नियामक और मानक अधिसूचित किया है? तो यहां पर ध्यान रखना, फसाई ने किस फसल के लिए किया है? तो सही उत्तर है बासमती चावल। किसके लिए किया है? बासमती चावल। और आपको यह भी पता होना चाहिए साथ ही साथ, मध्य प्रदेश में जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाला प्रोजेक्ट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है, उसमें मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के, मध्य प्रदेश के कौन से जिले? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के जो बासमती चावल हैं उनको वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में शामिल किया गया है। ये भी हमको ध्यान रखना है। यदि मैं और चर्चा की बात करूं तो मध्य प्रदेश के लगभग 13 जिलों में बासमती राइस उगाया जाता है। इस बात को लेकर के मध्य प्रदेश ने जीआई टैग के लिए भी बासमती चावल को अप्लाई किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसे खारिज कर दिया गया था। अभी उस पर चर्चा है, अभी फिलहाल उसके लिए जीआई टैग तो नहीं मिला है। इतना अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन मध्य प्रदेश के लगभग 13 जिलों में बासमती चावल उगाया जाता है। ये बात हमारे लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चर्चा करें। अगला प्रश्न कहता है नीति आयोग के कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट, ध्यान से समझेंगे, नीति आयोग का जो कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट सूचकांक है 2017-18 जो 2023 में आया था, उसमें मध्य प्रदेश का क्या स्थान था? ठीक है, तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? तीसरा है। ये अपने को ध्यान रखना है, कुछ और होना हो इसको अपने को बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। यदि मैं बात करूं अगले को लेकर के, तो यहां पे सबसे टॉप नीति आयोग का है, ध्यान रखना, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट सूचकांक, ये तीसरे नंबर पे है। तो पहले नंबर पे कौन है? ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है। तो पहले नंबर पे हमारे पास गुजरात, दूसरे नंबर पे हमारे पास आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और यदि मैं ऐसे इंडेक्सेस की बात करूं तो नीति आयोग हमारे यहां पर 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की तर्ज पर बना और ये अमूमन 6 से 7 सूचकांक जारी करता है। ये आपको पता होने चाहिए। नीति आयोग जो भी सूचकांक जारी करता है उनसे सीधा सीधा प्रश्न आपके एग्जाम में बनने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। तो यही मैं बात करूं तो सबसे पहले तो SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सूचकांक, यदि मैं बात करूं वैश्विक शिक्षा संबंधी सूचकांक, यदि मैं बात करूं स्वास्थ्य संबंधी सूचकांक, ठीक है, शिक्षा स्वास्थ्य SDG, ये अपने को याद रखना है। इसके अलावा मैं बात करूं वैश्विक गरीबी सूचकांक को लेकर के, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है ना। निर्यात को लेकर के बात करूं, नवाचार को लेकर के बात करूं, एक निर्यात सूचकांक हो गया है ना, एक नवाचार को लेकर के मैं बात करूं, नवाचार सूचकांक हो गया, और एक खुद कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट हो गया, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 और एक कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट 7, ऐसे टोटल 7 इंडेक्सेस जारी किए जाते हैं नीति आयोग के द्वारा हर साल, ठीक है, राज्य स्तर पर। क्लियर हो गई बात? तो ध्यान रखना है, तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है, पहले नंबर पे गुजरात है, सेकंड नंबर पे आंध्र प्रदेश है कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स के तहत। ठीक, अगले प्रश्न की ओर चले तो मध्य प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस विभाग के अंतर्गत किया गया था? तो सूचना एवं जनसंपर्क नहीं, शहरी विकास नहीं, ग्रामीण विकास नहीं। सही उत्तर है लोक सेवा प्रबंधन विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस मैनेजमेंट। आपको पता है पब्लिक की सर्विस के मैनेजमेंट के लिए तो ये एप्लीकेशन बनाया गया था, या सीएम हेल्पलाइन जैसा कॉन्सेप्ट लाया गया था कि कोई भी हितग्राही को यदि उसकी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है या फिर उसके तहत कोई भी काम नहीं कराया गया तो वो सीधे सीएम हेल्पलाइन पे कंप्लेन कर सकता है और उसके खिलाफ या उसके एवज में तुरंत कार्रवाई की जाती है। ये भी अपने को ध्यान रखना है। यदि मैं एमपी ये सीएम हेल्पलाइन योजना की बात करूं तो 2014 से इसकी शुरुआत हुई थी। ये अपने को थोड़ा सा स्टैटिक में याद रख लेना है, ठीक है। 2014 से सीएम हेल्पलाइन की शुरुआत की गई थी, ये भी अपने को पता होना चाहिए। क्लियर है बात? चलिए आगे चर्चा करते हैं और अगले उसमें पढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न आपके पास क्या है ये देखेंगे। हाल ही में मध्य प्रदेश की विभूतियों को पद्मश्री सम्मान से चयनित किया गया है, कौन सा विकल्प सही है? ये अपने को चयन करना है, ठीक है। ये पद्मश्री सम्मान 2023 की हम चर्चा कर रहे होंगे। तो यहाँ पर जोधायाबाई कला से है तो गलत बात है। आपको क्या बताना, सही विकल्प का चयन करा तो बिल्कुल ये फिर सही विकल्प की बात करें तो ये सबसे सही विकल्प है। मुनीश्वर चंदावर जी की बात करें तो सामाजिक क्षेत्र नहीं है, इनका क्षेत्र चिकित्सा है।
ये अपने को ध्यान रखना है। यदि मैं रमेश परमार और शांति परमार की बात करूं तो खेल और विज्ञान को काट करके इसमें भी कला लिख देना चाहिए। और कला में भी कौन सी कला? चित्रकला को लेकर के दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। ये रहने वाले कहाँ के हैं? तो ये रहने वाले झाबुआ के हैं। ये भी अपने को ध्यान रखना है। और किस कला से संबंधित है? तो भीली चित्रकला से संबंधित है। शांति परमार और रमेश परमार, इनको संयुक्त रूप से दिया गया पद्मश्री। यदि मुनीश्वर चंद दावर की बात करें तो चिकित्सा के क्षेत्र से हैं और ये बहुत ही सस्ता इलाज करते हैं। जबलपुर के रहने वाले ये डॉक्टर हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। वहीं बात करें जोधाइया बाई के बारे में तो जोधाइया बाई जो है बैगा चित्रकार हैं। कैसे चित्रकार हैं? बैगा आदिवासी चित्रकार हैं जो मध्य प्रदेश के उमरिया जिले से आती हैं। कहाँ से आती है? मध्य प्रदेश के उमरिया जिले से आती हैं और जिनको इनके सराहनीय कार्य के लिए आज से 2 साल पहले नारी शक्ति सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। ये अपने को ध्यान रखना है। क्लियर बात? ठीक है, थोड़ी सी बाई अच्छे से पढ़ लेना। लहरी बाई जो श्री अन्य बीज की ब्रांड एम्बेसडर है। जोधाइया बाई हो गया। भूरी बाई भीली चित्रकार है ना, ये अपने को ध्यान रखना है। बत्तो बाई गुड़िया शिल्प के लिए ग्वालियर से है ना, ये भी अपने को ध्यान रखना है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक, चलिए बात करें रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष के तौर पर किसे चुना गया है? ये प्रश्न आपके पास है। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा जया वर्मा सिन्हा। ये भारतीय रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने लिया है अरुण कुमार लाहोटी का। किसका स्थान लिया है भैया? अरुण कुमार लाहोटी का स्थान लिया है। ये भी अपने को ध्यान रखना है। क्लियर हो गई बात? तो ये आपके पास अगले प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? जया वर्मा सिन्हा जो है रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरमैन बनी है। अगली मैं बात करूं, अगला प्रश्न कहता है कौन सा खिलाड़ी निशानेबाजी या शूटिंग खेल से संबंधित नहीं है? नहीं है पर गौर करेंगे। सौरभ चौधरी शूटर है, बिल्कुल सही बात है। ये धार से रहने वाले हैं। यदि हम बात करें ओजस देवताले तो यही सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि ये तीरंदाज है। क्या है ये? तीरंदाज है। ये हमको ध्यान रखना है। आर्चरी से संबंधित है। मेजर या मिराज अहमद खान ये भी बैडमिंटन के हैं, सॉरी शूटर हैं। और ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर को आप जानते ही हो, अभी एशियन गेम्स में इसने तहलका मचा के रखा है। 2-2 3-3 कैटेगरी में ये गोल्ड और बाकी ब्रॉन्ज मेडल सिल्वर मेडल ये लेकर के आया है। ठीक है ना? तो ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर शूटर हो गया, मिराज अहमद खान शूटर हो गया, सौरभ चौधरी ये भी शूटर है। यदि बात करें ओजस देवताले की तो ये तीरंदाजी या आर्चरी से संबंधित है। ठीक, चलिए या अगले प्रश्न पे चर्चा करूं तो हाल ही में सर्बिया के खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने साल का आखिरी ग्रैंड स्लैम यूएस ओपन का खिताब जीता है और कुल कितने ग्रैंड स्लैम अपने नाम कर लिए हैं? हमने शुरुआत में ही पढ़ा था जब हम कार्लोस अल्काराज के बारे में बात कर रहे थे। तो यहां पर ध्यान रखेंगे अभी इन्होंने टोटल इनके ग्रैंड स्लैम हो गए हैं 24। कितने हो गए हैं? 24 ग्रैंड स्लैम हो गए। ये भी अपने को ध्यान रखना है। क्लियर बात? चलिए आगे मैं बात करूं, अगला प्रश्न आपके पास क्या कहता है? हाल ही में संपन्न 25वां टेस्ट मैच किन 2 देशों के मध्य खेला गया था? तो सही उत्तर होगा बिना कंफ्यूजन के न्यूजीलैंड और श्रीलंका के मध्य 25वां टेस्ट मैच खेला गया था। ये आपको याद रखना है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, किसके बीच? न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच। अगले प्रश्न की मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश का सकल नामांकन अनुपात GER 3% बढ़कर वर्तमान में कितना हो गया है? तो सकल जो हम बात कर रहे हैं नामांकन अनुपात के बारे में, जनरल या हम ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो की बात करते हैं तो ये मध्य प्रदेश में 3% बढ़कर के हो गया है 27.1%। कितना हो गया? 27.1% हो गया। ये भी अपने को याद रखना है भाई। ठीक, बात करें अगले प्रश्न के बारे में तो अगला प्रश्न आपसे कहता है कि 2023 में 2023 में अंतरराष्ट्रीय एनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो एनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया थलापिल्ल प्रदीप को। किसे सम्मानित किया गया भाई? थलापिल्ल प्रदीप को सम्मानित किया गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये दिया जाता है पर्यावरण और ऊर्जा के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में दिया जाता है? पर्यावरण और ऊर्जा के क्षेत्र में दिया जाता है। ये भी अपने को ध्यान रखना है। क्लियर है बात? ठीक है, एनी पुरस्कार है ना, तो थलापल्ली प्रदीप को मिला है इस बार। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगले प्रश्न पे चर्चा करें तो 2023 में विश्वामित्र पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाली जो रश्मि मालवीय मैडम है वो किस खेल से संबंधित हैं? ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि विश्वामित्र पुरस्कार 2022 जो है एकमात्र महिला कोच को दिया गया है, वो है रश्मि मालवीय। ये रश्मि वाली रहने वाली भोपाल की हैं। ये भी अपने को ध्यान रखना है। और ये बैडमिंटन कोच हैं। किस खेल से संबंधित है?
बैडमिंटन खेल से संबंधित है, बैडमिंटन कोच है, ये अपने को जानना है। ठीक, चलिए, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बैडमिंटन। अच्छा, सॉरी, ए है ना। यदि मैं बात करूं यदि ये पुरस्कारों के बारे में, तो आप देखोगे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एकलव्य पुरस्कार, इसके अलावा हम बात करें तो विक्रम पुरस्कार, है ना, विक्रम के बात करें तो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, है ना, और यदि मैं बात कर लूं तो विश्वामित्र पुरस्कार। ये इन सब में थोड़ा थोड़ा सा बदलाव किया है खेल एवं युवा कल्याण मंत्रालय द्वारा। तो ये ध्यान रखेंगे, इसमें 1 लाख रुपए की राशि, कितनी? 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है एकलव्य में, बाकी के बच्चों में 2 लाख रुपए, कितने लाख रुपए की? 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी, ये भी अपने को ध्यान रखना है। ठीक, और भी इसमें बहुत सारे बदलाव हुए हैं, डिटेल चर्चा जब स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स पढ़ रहे होंगे तब वहां पे आप बिल्कुल देखोगे। ठीक है, तो ध्यान रखना, एकलव्य पुरस्कार, विक्रम पुरस्कार, लाइफ टाइम अचीवमेंट, विश्वामित्र पुरस्कार में जो 3 है ना, इनमें 2 लाख रुपए की राशि दी जाती है और एकलव्य में 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। एकलव्य पुरस्कार के बारे में बात करूं तो इसमें कंट्रोवर्सी इसके स्टार्टिंग को लेकर के कुछ किताबें कहती है 1994 से इस अवार्ड की शुरुआत हुई, लेकिन ऑफिशियल वेबसाइट देखोगे स्पोर्ट्स एवं युवा कल्याण मंत्रालय की जो वेबसाइट है वो कहती है 1996 से इस पुरस्कार की शुरुआत हुई है। ठीक है, तो ये जो भी प्रश्न वहां पर आएगा तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, 1996 यदि आता है तो बिल्कुल स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया या मध्य प्रदेश जो है उसकी वेबसाइट के अनुसार क्या लगा सकते हो? 1996 लगा सकते हो, ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक, लाइफ टाइम और विश्वामित्र एक एक कोच को ही मिले, ध्यान रखना। ठीक है, अगले प्रश्न के बारे में चर्चा करूं तो 2023 में उपन्यास टाइम शेल्टर, इसके लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज किसने जीता है? तो ध्यान रखेंगे 2023 के लिए टाइम शेल्टर का जो पुरस्कार है वो जीता है गार्जी गोस्पोडिनोव ने। किसने? गार्जी गोस्पोडिनोव ने जीता है, ये ध्यान रखना है। ये उनकी कृति थी, कौन सी? टाइम शेल्टर। ठीक, इसके पहले आपको पता है मान बुकर प्राइज को लेकर के बात करें तो एक नाम याद होना चाहिए, गीतांजलि। अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज के लिए किसका नाम याद होना चाहिए? गीतांजलि श्री। गीतांजलि श्री की किताब थी टॉम्ब ऑफ सैंड। ठीक है, हिंदी में यदि बात करें तो रेत की समाधि। एक रूजोवेल्ट करके था, उन्होंने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था, रेत की समाधि को, है ना। ठीक है, ध्यान रहेगा, टॉम ऑफ सैंड जो गीतांजलि श्री के द्वारा लिखी गई किताब थी। इससे पहले का अंतरराष्ट्रीय बुकर प्राइज ले गई थी ये किताब, और ये महिला गीतांजलि श्री। ठीक है, बात करें अगले प्रश्न को लेकर के तो 2023 में दिए गए प्रभास जोशी सम्मान जो 2021 के लिए दिया गया था उसके प्राप्तकर्ता कौन है? तो सही उत्तर है मुजाहिद बेग साहब। मुजाहिद बेग को 2021 के लिए, 22 के लिए नहीं मिला है, ध्यान रखेंगे। 2021 के लिए मुजाहिद बेग को क्या दिया गया है? तो वो दिया गया है प्रभास जोशी सम्मान। यदि मैं बात करूं प्रभास जोशी सम्मान या मुजाहिद बेग, इन दोनों का संबंध कहां से है? तो यह किस खेल से है? तो इनका संबंध है मलखंब से। किससे है? मलखंब से है, ये अपने को ध्यान रखना है। यदि मैं बात करूं मुजाहिद बेग साहब तो ये उज्जैन के रहने वाले हैं, और मलखंब का ओरिजिन भी कहां से हुआ है? उज्जैन से हुआ है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। तो ये भी क्लियर, ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, मलखंब के क्षेत्र में प्रभास जोशी सम्मान की शुरुआत कब से हुई? यदि आपसे ये पूछ ले तो 2013 से मलखंब खेल में प्रभास जोशी सम्मान दिया जाता है, ये भी अपने को जानकारी रखना है। ठीक, हाँ, थोड़ा सा काट देना। चलिए, ठीक है, अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है एक जिला एक उत्पाद योजना या जो प्रोग्राम है वो किस केंद्रीय मंत्रालय के साथ अपना सहयोग शुरू कर रही है? तो केंद्रीय मंत्रालय ने किसके साथ शुरू किया है एक जिला एक उत्पाद के लिए? तो सही उत्तर आपके पास हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा ये चलाई जा रही है केंद्र सरकार के साथ सहयोग से। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। कौन सी? एक जिला एक उत्पाद है ना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। आपको पता है इसके तहत मध्य प्रदेश में भी हर जिले में करेले की गुड़ है, यदि हम बात करें इंदौर के आलू हैं, आंवला है पन्ना का, अब मैंने आपको बताया बासमती राइस जो है आपके रायसेन के, ऐसे बहुत सारे जिलों में या जो उनकी यूनिक प्रोडक्ट है उसको इसके अंतर्गत शामिल किया जा रहा है ताकि उसकी ब्रांडिंग की जा सके, ये इसका उद्देश्य है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। देश की प्रगति में योगदान के लिए लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो सही उत्तर है भारत के प्रधानमंत्री वर्तमान नरेंद्र मोदी जी को इस सम्मान से सम्मानित किया गया, देश की प्रगति के लिए लोकमान्य तिलक सम्मान। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चर्चा करें। अगला प्रश्न कहता है यूनेस्को ने
किस शहर को खतरे में पड़े विश्व धरोहर केंद्रों की सूची में जोड़ने का सुझाव दिया है? यूनेस्को ने खतरे में पड़े किस शहर को, ध्यान रखना, किस शहर को विश्व धरोहर सूची में जोड़ने का सुझाव दिया है? तो ये शहर है वेनिस। कौन सा शहर है? वेनिस शहर है, ये अपने को ध्यान रखना। यहाँ सही उत्तर क्या हो जाएगा? वेनिस हो जाएगा। अगले मैं बात करूं या अगले प्रश्न पे चले तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान पूछा गया है। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत का स्थान 126वां है, ये याद रखना है। यदि मैं बात करूं ग्लोबल पीस इंडेक्स के बारे में तो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस जो है इसको जारी करता है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस इसको जारी करता है, ये अपने को ध्यान रखना है। 126वीं रैंकिंग है। यदि मैं फर्स्ट रैंकिंग की बात करूं तो आइसलैंड जो है, आइसलैंड जो देश है वो फर्स्ट रैंक पर है। यदि मैं लास्ट रैंक की बात करूं तो फिर वही आपका अफगानिस्तान जो है वो लास्ट रैंक पर है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। क्लियर हो गई बात? 126वें में भारत है। चाहे हम वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स की बात कर लें या चाहे हम ग्लोबल पीस इंडेक्स की बात कर लें, तो दोनों में भारत 126वें नंबर पर है, ये अपने को याद रखना है। ठीक, चलिए बात करें अगले पे। तो दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर किस राज्य में निर्मित किया जा रहा है? तो रामायण मंदिर की यदि मैं बात करूं तो सही उत्तर हो जाएगा आपका बिहार। कहां पर स्थापित किया जा रहा है भाई? बिहार में स्थापित किया जा रहा है, ये अपने को ध्यान रखना है। बात करें अगले प्रश्न के बारे में तो मणिपुर हिंसा में जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में हिंसा जांच समिति का गठन किया गया है? तो मणिपुर हिंसा को लेकर के यदि हम बात करें तो अजय लांबा जी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है। और बात करें इसमें थोड़ी सी बात, तो आपको पता ही होगा ये विवाद जो है वहां पर रहने वाला एक आदिवासी समूह मैतई और एक आदिवासी समूह कुकी, कौन कौन से? आदिवासी समूह मैतई और आदिवासी समूह कुकी के मध्य विवाद को लेकर के ये चल रहा था। बहुत लंबे समय तक विवाद रहा, देश में बहुत चर्चा का विषय में रहा था ये मणिपुर हिंसा का विवाद। यदि मैं बात करूं तो उस समय या उस कंडीशन में या वर्तमान में यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो कौन है? अनुसुईया उइके हैं, ये भी अपने को याद रखना है। ठीक है, कौन है? अनुसुईया उइके जो पहले छत्तीसगढ़ की राज्यपाल थी, अब वो कहाँ के राज्यपाल है? मणिपुर की राज्यपाल है, ये भी हमारे लिए जानने योग्य बात है। ठीक, तो अजय लांबा की अध्यक्षता में गठित की गई थी। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की चर्चा करूं मैं। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से रहने के लिए दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ या सबसे श्रेष्ठ शहर कौन सा है? अभी ये लिविंग इंडेक्स आया था सिटीज का, उसमें सबसे ज्यादा जो शहर है वो ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। किसकी राजधानी है ये? किसकी राजधानी है? तो ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ध्यान रखना। ऑस्ट्रेलिया नहीं है ना, ऑस्ट्रिया। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना। यूरोप कंट्री है ऑस्ट्रिया, उसकी राजधानी है वियना। इसको सबसे बेस्ट शहर माना गया है रहने के हिसाब से। ठीक, बात करें अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कहता है इंडिया एआई, इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एआई जो है उन्होंने उभरती प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये ध्यान रखना, इंडिया एआई ने किया है मेटा इंडिया के साथ। किसके साथ टाई अप किया है? मेटा इंडिया के साथ टाई अप किया है, ये अपने को ध्यान रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये आ जाती है, यदि मैं बात करूं मेटा इंडिया और हम यदि मेटा के बारे में जानकारी ना लें तो भी सही नहीं होगा। मेटा के बारे में बात करें तो मेटावर्स जो है किन किन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को शामिल करता है, ये अपने को पता करना है। तो मेटा इंडिया करता है एक तो आपके फेसबुक, इसके अलावा व्हाट्सएप, और मैं बात करूं थ्रेड्स, ठीक है, और इंस्टाग्राम, है ना। आपसे यहां प्रश्न बन सकता है कि कौन सा मेटावर्स का एक पार्ट नहीं है या कौन सी सोशल मीडिया साइट मेटावर्स के अंतर्गत नहीं आती है। तो यहां से आप चीजों को छाट पाओगे। इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप तो आपको पता हो, थ्रेड्स को भी इसमें जोड़ लेना, ये भी अपने को याद रखना है। ठीक है, मार्क जकरबर्ग की एक संस्था है ये जिसके अंतर्गत ये सारे काम किए जाते हैं। ठीक, बात करें अगले प्रश्न की ओर। एसबीआई रिपोर्ट के अनुसार 2027 में भारत की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की संभावना कौन से नंबर की? तो तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी, ऐसा कहना है एसबीआई की एक रिपोर्ट का। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। चलिए तो अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न कहता है हर साल 29 जुलाई, कब? 29 जुलाई को दुनिया भर में अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। ये बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन तो बिल्कुल सत्य है। वर्ल्ड टाइगर डे की यदि हम बात करें, विश्व बाघ दिवस की बात करें, तो भारत में या विश्व में 29 जुलाई को यह मनाया जाता है। यदि मैं बात करूं, इस दिन को 2012 में रूस में सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर शिखर सम्मेलन के दौरान
अपनाया गया था। तो बिल्कुल सही बात है कि रूस के सेंट पीटर्सबर्ग जो है टाइगर शिखर सम्मेलन, वहां पर अपनाया गया था, लेकिन सन यहाँ पे 2012 ना हो करके सही उत्तर क्या है, 2010 है। इसीलिए प्रश्न का उत्तर होगा केवल एक सही। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसको अपनाया 2010 में गया था, ना कि 2012 में। ठीक है, आपको पता ही है प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में, हमने पहले भी चर्चा करी है। आपको बता दिया प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था भारत में, ये अपने को ध्यान रखना है। और भारत का 54वां जो टाइगर रिजर्व है इसके अंतर्गत वो है नौरादेही या रानी दुर्गावती अभ्यारण्य को शामिल किया गया है। यदि मैं बात करूं पहला टाइगर रिजर्व भारत में, तो वो आपको पता है उत्तराखंड में था। सॉरी, उत्तराखंड में कह रहा हूं मैं, हाँ उत्तराखंड का ही जो अपना है वहां पे था। और यदि मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो मध्य प्रदेश का जो कान्हा नेशनल पार्क है वो 1974 में आया था, और उत्तराखंड वाला जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो पहला था भारत में जो इसमें शामिल हुआ था। और मध्य प्रदेश का पहला 1974 कान्हा केशरी नेशनल पार्क था, ये भी अपने को ध्यान रखना है। ठीक, आगे बात करें किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का, ध्यान रखना, यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार 2023 से नवाजा गया है या दिया गया है। तो यह है भायखला या बैकुला रेलवे स्टेशन, जो कि मुंबई में है। कहां पर है, मुंबई में है, यह अपने को ध्यान रखना है। करीब 169 साल पुराना रेलवे स्टेशन है जिसको यह पुरस्कार दिया गया है, किसके द्वारा, यूनेस्को के द्वारा दिया गया है। यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यदि मैं यूनेस्को की विश्व विरासत सूची की बात करूं तो अभी हालिया करंट कहता है सिटी ऑफ म्यूजिक के तौर पर किस शहर को शामिल किया गया यूनेस्को में, तो ध्यान रखेंगे यह है मध्य प्रदेश का शहर ग्वालियर। ठीक है, मध्य प्रदेश के शहर ग्वालियर को इसमें शामिल किया गया सिटी ऑफ म्यूजिक के रूप में। राजा मान सिंह तोमर, तानसेन, बेजू बावरा, मोहम्मद गौस, ऐसे बड़े बड़े संगीतज्ञ यहाँ पर हुए हैं ना, इस आधार पर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चर्चा करें। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की 2023 की थीम क्या थी, तो 2023 राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम थी वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। वैश्विक कल्याण के लिए क्या, वैश्विक विज्ञान, ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबिंग, ये अपने को ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न पे चर्चा करें थोड़ा फास्ट। तो विश्वनाथन आनंद के बाद कौन ऐसे खिलाड़ी हैं जो फिडे वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल पर पहुंचने वाले पहले भारतीय बन गए हैं विश्वनाथन आनंद के बाद, तो सही उत्तर है आर प्रज्ञानंदा। आपको याद होगा वो फाइनल मैच जहां पर आर प्रज्ञानंदा लास्ट इवेंट में आकर के नॉर्वे के एक सबसे फेमस खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन से हार गए थे। किससे हार गए थे, नॉर्वे का एक खिलाड़ी है, शतरंज खिलाड़ी है। ठीक है, कौन, मैग्नस कार्लसन, ये अपने को नाम याद रखना है। ये पूछा जाएगा किससे हारे थे, तो मैग्नस कार्लसन से हारे थे, ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, कहाँ के खिलाड़ी है, नॉर्वे के खिलाड़ी है। आर प्रज्ञानंदा तमिलनाडु राज्य से आते हैं, ये भी अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए तो अगले प्रश्न पे चर्चा करें। अगला प्रश्न आपके टेस्ट में क्या पूछा गया था, 19 अगस्त को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री कौन, जितेंद्र सिंह ने 108 पंखुड़ियों वाले कमल के फूलों की नई किस्म की पहचान की थी और उसका नामकरण किया था। तो उसका सही नाम क्या है, तो यहां पर ध्यान रखेंगे अटल 108 नहीं, सही उत्तर है नमो 108। अभी आपको पता है वर्तमान में जो भी काम हो रहा है वो नमो के नाम से ही होता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे वो कमल के फूल की पंखुड़ियों वाला जो 108 पंखुड़ियों कमल का फूल है उस नई प्रजाति का नाम क्या रखा गया है, तो नमो 108 रखा गया है। ये आपके लिए यहाँ पर क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चर्चा करें। तो जल चौगान या वाटर पोलो की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो वाटर पोलो में होते हैं कितने खिलाड़ी, 7 खिलाड़ी होते हैं, ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक, चलिए आगे प्रश्न में चर्चा करें। तो प्रधानमंत्री मोदी 22 अगस्त को ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे। ये कौन से नंबर का ब्रिक्स सम्मेलन था, तो अभी अपन ने देखा था 15वें नंबर का ब्रिक्स सम्मेलन था, जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और मैंने आपको यह जानकारी भी दी थी कि ये ब्रिक्स के 5 कंट्री के अलावा 6 एक्स्ट्रा कंट्री इसमें शामिल किए गए हैं, जो आधिकारिक रूप से 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स में शामिल हो जाएंगे। जो मिडिल ईस्ट के 4 कंट्री, आपके अर्जेंटीना, सॉरी मिडिल ईस्ट में अपन बात करें ईरान, इराक, यूएई, सऊदी अरब और आपके पास इथोपिया और अर्जेंटीना, है ना, ये कंट्री जो इसमें शामिल हुए हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे चर्चा करें। तो एक रिपोर्ट के अनुसार खालिस्तान ने 2022 में जीवाश्म ईंधन का समर्थन करने के लिए रिकॉर्ड $1.4 ट्रिलियन खर्च करने की बात की है। तो इनमें से ब्रिक्स कंट्रीज, आसियान कंट्रीज, G20 कंट्रीज या यूरोपियन कंट्रीज, इनमें से किस कंट्री ने, क्या किन कंट्रीज के ग्रुप ने जीवाश्म ईंधन जो है
हम बात करते हैं बायोफ्यूल्स के बारे में या फॉसिल फ्यूल्स के बारे में, उसका समर्थन करने के लिए रिकॉर्ड $1.4 ट्रिलियन। तो यहाँ सही उत्तर है G20 कंट्रीज। किसने बात करी है? G20 सदस्य देशों ने ये किया है। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चर्चा करें। तो भारत के चुनाव आयोग के लिए, भारत ने चुनाव आयोग के लिए मतदाता जागरूकता और शिक्षा के लिए नेशनल आइकॉन किसे चुना है? तो अभी हाल ही में भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मतदाता जागरूकता अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना है। यदि इसी पे थोड़ी सी और मैं बात करूं तो आगामी जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव है ना, उनके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI ने जो चुना है एक नए ब्रांड एम्बेसडर, उनका नाम आपके पास क्या है? एक भारतीय एक्टर राजकुमार राव है ना। कौन है भारतीय एक्टर? राजकुमार राव को इसमें शामिल किया गया है। ये भी अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, इसको शामिल किया गया है। राजकुमार राव को भी चुना गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए। ठीक है, और इनको क्यों चुना गया है? इनकी भूमिका, जो इन्होंने एक पिक्चर बनाई थी न्यूटन, वहां पर ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के एक अधिकारी के तौर पर नक्सलाइट एरिया में जाकर के चुनाव संपन्न कराते हैं। इसी के चलते इनको, इसके जागरूकता कैंपेन के लिए इनको भी चुना गया है। और सचिन तेंदुलकर को आगामी 3 वर्षों के लिए आइकॉन चुना गया है। ये भी यहाँ पर जानने योग्य बात है। ठीक, अगली चर्चा करें अगले प्रश्न पे। तो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT, क्या बात है, NGT के नए अध्यक्ष के तौर पर किसे चुना गया है? तो नाम है प्रकाश श्रीवास्तव। कौन है नाम? प्रकाश श्रीवास्तव। ये चुने गए हैं। किसकी जगह चुने गए हैं? तो आदर्श कुमार गोयल की जगह। ये भी अपने को ध्यान रखना है। आदर्श कुमार गोयल साहब काफी लंबे समय से NGT के अध्यक्ष थे। इसकी जगह किसे चुना गया है? तो प्रकाश श्रीवास्तव जी को चुना गया है। यदि मैं इसके पहले अध्यक्ष के बारे में बात करूं तो आपको याद रखना है लोकेश्वर सिंह पंथा। लोकेश्वर सिंह पंथा जो हैं इसके पहले अध्यक्ष थे, ये ध्यान रखना है। ये आपके 4थे नंबर के अध्यक्ष हैं, ये भी अपने को पता होना चाहिए। यदि मैं बात करूं NGT के बारे में तो NGT का गठन हुआ था 2018 में, ये भी ध्यान रखना है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो है दिल्ली में, ये भी अपने को पता होना चाहिए। इसके 6 क्षेत्रीय कार्यालयों में मध्य प्रदेश में जो कार्यालय है वो कहाँ पर है? तो राजधानी भोपाल में है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और NGT के द्वारा जितने काम किए गए हैं उस पर थोड़ी सी चर्चा आप देख लेना। ठीक है, तो इतनी जानकारी मेरे ख्याल से सफिशिएंट हो गया आपके पास NGT के बारे में। NGT पर्यावरण से संबंधित एक अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में गठित किया गया है। ऐसी ही संस्था वैश्विक स्तर पर यदि मैं बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया में ग्रीन आर्मी है जो इस तरीके से काम करती है, और दूसरी वैश्विक स्तर पर संस्था भारत के पास है NGT। ठीक है, अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न कहता है हाल ही में भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला देश बन गया है कौन से नंबर का? तो दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला अपने पता करें ना, पहले नंबर का देश बन गया था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? पहला, A। आगे बात करें अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किसने गोवा के तट के पास लगभग 20,000 फीट की ऊंचाई पर अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो किसने, यदि हम बात करें तो किसने तो नहीं बोलना चाहिए, किस प्लेन से, किस फाइटर प्लेन से किया गया है? तो राफेल से नहीं, C-17 ग्लोबल मास्टर नहीं, मिराज नहीं, तेजस। किससे लॉन्च किया गया था अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण? तेजस से किया गया था। यदि तेजस के बारे में और तेजस की विकास यात्रा के बारे में और जानकारी लेना चाहते हो तो अभी हाल ही में कंगना रनौत ने एक मूवी बनाई है तेजस के नाम से ही, चाहो तो आपको देख भी सकते हैं। ठीक, चलिए बात करें अगले प्रश्न को लेकर के। विश्व कुश्ती संस्था, बिल्कुल बहुत ज्यादा चर्चा का विषय है। विश्व कुश्ती संस्था ने किसकी सदस्यता निलंबित कर दी है? तो बड़े दुख की बात है, भारतीय कुश्ती महासंघ की सदस्यता निलंबित कर दी गई है विश्व कुश्ती संघ के द्वारा। क्यों? तो अभी आपको पता होगा एक नाम जो बहुत चर्चा में रहा है, ब्रजभूषण सिंह, जो खेल मंत्री है ना, ब्रजभूषण सिंह, इनके चक्कर में कहानी बढ़ी। बहुत सारे जो जितने भी हमारे कहना चाहिए खिलाड़ी थे, पहलवान थे, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, इन सब लोगों ने इनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया था कि इनको इससे हटाया जाए। और इस प्रोटेस्ट के चलते बहुत सारी अनियमितताएं हुई भारतीय कुश्ती महासंघ के द्वारा। इसी के चलते विश्व कुश्ती संस्था ने इसकी सदस्यता को निलंबित कर दिया है। यदि विश्व कुश्ती संस्था के मैं हेडक्वार्टर की बात करूं तो ये ध्यान रखेंगे लुसाने स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, यहां पर इसका हेडक्वार्टर है, ये भी अपने को ध्यान रखना है।
विश्व कुश्ती महासंघ। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कहता है रक्षा अधिग्रहण परिषद डीएसी ने सशस्त्र बलों के परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए खालिस्तान मूल्य के प्रस्तावों पर मंजूरी दी है। रक्षा अधिग्रहण परिषद की यदि मैं बात करूं तो इसमें जो बजट पेश किया गया है वो 7,800 करोड़ रुपए का है। क्या याद रखना है, 7,800 करोड़ रुपए का बजट है। रक्षा अधिग्रहण परिषद ने सशस्त्र बलों के परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किया है। ठीक, सही उत्तर क्या हो जाएगा, 7,800 करोड़। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है किसने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रैंकिंग 2023 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रैंकिंग की मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश का शहर इंदौर जो है इसमें फर्स्ट नंबर पे है। यदि मैं सेकंड नंबर के शहर की बात करूं तो यह है उत्तर प्रदेश का आगरा। यदि मैं थर्ड रैंक की बात करूं तो महाराष्ट्र का जो ठाणे है वो थर्ड रैंक पे है। यदि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की मैं बात करूं तो ये 5वें नंबर पर है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रैंकिंग में। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, यहां से प्रश्न सीधा सीधा बनेगा। ठीक, चलिए बात करें अगले प्रश्न को लेकर के। अगला प्रश्न कहता है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 40 वर्षों में खालिस्तान देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं। तो अभी अपने स्टार्टिंग में देखा था ग्रीस है ना, ग्रीस एथेंस इसकी राजधानी है और यहीं के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से इनको नवाजा भी गया है वहां की राष्ट्रपति किसके द्वारा, कैटरीना के द्वारा। ठीक है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। चलिए तो अगले प्रश्न पे चर्चा करें। 26 अगस्त 2023 की बातें प्रधानमंत्री के द्वारा घोषणा की गई कि वो बिंदु जहां चंद्रयान 3 के लैंडर ने चंद्रमा को छुआ था उसे किस नाम से जाना जाएगा। तो मैंने आपको बताया था सही उत्तर क्या हो जाएगा, शिव शक्ति। इससे पहले चंद्रयान 2 गया था, उस स्थल का नाम तिरंगा रखा गया था और जब चंद्रयान 1 गया था उस स्थल का या उस पॉइंट का नाम जवाहर पॉइंट रखा गया था। ये तीनों बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक, चलिए बात करें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एनटी रामाराव के शताब्दी वर्ष पर उनका एक स्मारक सिक्का जारी किया है। वो किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। तो एनटी रामाराव या जिन्हें हम एनटीआर के नाम से जानते हैं, जिनके फेमस बेटे जूनियर एनटीआर जो है वो दक्षिण भारत में एक अच्छे अभिनेता के तौर पर जाने जाते हैं। उनके पिता एनटीआर जो थे वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। यहां पर ये प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। तो चलें अगले प्रश्न में फिर। अगला प्रश्न कहता है भारतीय वैज्ञानिकों ने खालिस्तान प्रौद्योगिकी की सटीकता और शुद्धता में सुधार की एक नई पद्धति विकसित की है। तो कौन सी प्रौद्योगिकी की बात करें तो नैनो केमिकल परीक्षण यहां पर सही उत्तर बैठेगा। कौन सा परीक्षण, नैनो केमिकल परीक्षण। आपको पता है कोई भी प्रौद्योगिकी में रिसर्च की एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। शुद्धता की यदि हम बात करें तो उसको लेकर के है ना, तो नैनो केमिकल परीक्षण किया जाएगा एक्यूरेसी के लिए, ये अपने को ध्यान रखना है। बात करें अगले प्रश्न पे। अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो सूर्य का अध्ययन करने के लिए भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया, उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है आदित्य L1। ठीक है, इस पे डिटेल चर्चा हमने ऑलरेडी पहले करी हुई है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे। बात करें युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा युवा 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जाएगा। युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के शहर वाराणसी में। कहां पर किया गया है, उत्तर प्रदेश के शहर वाराणसी में किया गया था। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगली चर्चा मैं करूं तो भारत का पहला मानव रहित हवाई प्रणाली सामान्य परीक्षण केंद्र, मानव रहित हवाई प्रणाली सामान्य परीक्षण केंद्र कहां पर स्थापित किया जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे तमिलनाडु राज्य, यहां पर इसका क्या बनेगा, सही उत्तर बनेगा। ठीक, यदि अगले प्रश्न पे जंप करें तो अगला प्रश्न कहता है 77वें भारतीय स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या थी। तो थीम थी राष्ट्र प्रथम सर्वदा प्रथम, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। ठीक है, ये हम लोग ध्यान रखना है। ये 77वें स्वतंत्रता दिवस की थीम थी। यहीं से प्रधानमंत्री ने विश्वकर्मा जयंती या विश्वकर्मा योजना की शुरुआत करी है, उसकी घोषणा की थी। इसकी शुरुआत 17 सितंबर को हुई थी विश्वकर्मा जयंती के तौर पर। ठीक, बात करें बिंदेश्वर पाठक का हाल ही में निधन हो गया है। उन्होंने किस वर्ष सुलभ इंटरनेशनल जैसे बड़े एनजीओ की स्थापना की थी। तो यह सही उत्तर है 1970। ठीक है, 1970 में बिंदेश्वर पाठक ने सुलभ इंटरनेशनल नामक एनजीओ की शुरुआत करी थी। ये एक सामाजिक कार्य करने वाला एनजीओ है और ये सबसे मूलतः काम करता है मैला ढोने वाले जो भी व्यक्ति होते हैं, मैला ढोने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए काम करता है। ये अपने को ध्यान रखना है, पहले इंपॉर्टेंट बात हो जाती है ना। और भी क्षेत्र में काम किया है इन्होंने,
हाल ही में इनका निधन हो गया है बिंदेश्वर पाठक का। ऐसे ही एक और फेमस व्यक्तित्व को हमने खोया है, जिनका नाम क्या है, MS स्वामीनाथन साहब, हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं जो भारत में। उनके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा आपको पढ़नी होगी, क्योंकि वहां से भी सीधे सीधे प्रश्न बनने के चांसेस हैं। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न पे जंप करें। अगला प्रश्न कहता है, किस वर्ष प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की कि 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति के रूप में मनाया जाएगा? तो 14 अगस्त, 15 अगस्त आपको पता है पाकिस्तान और भारत दो अलग अलग देश बने, लाखों की संख्या में जो लोग हैं वो एक देश से दूसरे देश को प्रव्रजित हुए, है ना। ये बात करी 2021 का जो वर्ष है, हम उसको मनाएंगे विभीषिका वर्ष के रूप में 14 अगस्त को। ठीक है, ये भी अपने को ध्यान रखना। अगले प्रश्न पे चर्चा करूं, हाल ही में किस बैंक ने भारत का पहला पर्यावरण अनुकूल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो यह है एयरटेल पेमेंट बैंक। ये पर्यावरण अनुकूल डेबिट कार्ड क्या होता है, मतलब यदि जब डेबिट कार्ड आपके उपयोग से खत्म हो जाए तो आप उसको क्या कर सकते हो, आप उसको डिसमिस कर सकते हो, आप उसको खत्म कर सकते हो, है ना। ये ध्यान रखना, ये रिसाइकलेबल भी है और खत्म भी किया जा सकता है। ठीक है, ऐसा डेबिट कार्ड किसने लॉन्च किया जो पर्यावरण के अनुकूल है? तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया है। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। बात करें अगले प्रश्न को लेकर के, तो अटल इनोवेशन मिशन और साथ में नीति आयोग ने मिलकर किस ये नेशनल स्पेस इनोवेशन चैलेंज 2023 लॉन्च किया है? तो किसके साथ? नीति आयोग, अटल इनोवेशन मिशन, और यदि स्पेस की बात करें तो इसरो के अलावा और कोई संस्था हो नहीं सकती, है ना। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर के ये कैंपेन चला रहे हैं, ये योजना चला रहे हैं। ठीक, आगे बात करें अगले प्रश्न पे, तो निम्नलिखित में से किसने सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? कौन सा? सुस्वागतम ऑनलाइन पोर्टल के बारे में यदि मैं बात करूं तो ये भारतीय जो उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट, उसके द्वारा किया गया है। ये सुस्वागतम जो पोर्टल है, इसके माध्यम से किसी भी केस की सुनवाई के लिए जो आगंतुक होते हैं, जो व्यक्ति वहां पर आते हैं, उनके लिए ई पास बनाने वाला एक पोर्टल है। अब उनको ऐसे पास बनाने की जरूरत नहीं है, वो सुस्वागतम पोर्टल में जाकर के क्या कर सकते हैं, पास बनवा सकते हैं, एंट्री पास, है ना। ये ध्यान रखना है। क्लियर? बात करें अगले प्रश्न, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है, सुप्रीम कोर्ट ने चालू किया है सुस्वागतम एंट्री के लिए। ठीक है, बात करें हवाना सिंड्रोम के बारे में, एक ऐसी बीमारी जिसके बारे में क्या कथन सत्य है या असत्य है बताना है। तो हवाना सिंड्रोम मानसिक स्वास्थ्य लक्षणों में से एक समूह का है, बिल्कुल सही बात है। इसका अनुभव सबसे पहले हवाना जो अमेरिकी दूतावास है, वहां पर एक अमेरिकी कर्मचारी को हुआ था, ये भी सही बात है। यहाँ पर दोनों ही प्रश्न के उत्तर सही हैं, तो ऑप्शन 1 और 2 दोनों हो जाएंगे। कहते हैं हवाना सिंड्रोम में शांत माहौल में भी व्यक्ति को कुछ ना कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं, आवाजें सुनाई देती है, हवाना सिंड्रोम के लक्षण होते हैं। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। चलिए बात करें अगले प्रश्न को लेकर के, तो देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले बहादुरों को श्रद्धांजलि देने के लिए 9 अगस्त 2023 को निम्नलिखित में से कौन सा अभियान शुरू किया गया था? तो यह है मेरी माटी मेरा देश। ऑप्शन नंबर सी, मेरी माटी मेरा देश अभियान चलाया गया था। किसके लिए? ऐसे व्यक्तियों के लिए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में या देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। ठीक, अगले प्रश्न पे चर्चा करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने खालिस्तान रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रख दी है। तो ये वर्तमान में 508 रेलवे स्टेशनों की बात की गई है। ठीक है, कितने? 508 रेलवे स्टेशनों की आधारशिला रख दी गई है उनके पुनर्विकास के लिए। ठीक, सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। आगे बात करें, 5 और 6 अगस्त को होने वाली यूक्रेन शांति वार्ता की मेजबानी किस देश द्वारा की जा रही है? तो यूक्रेन की शांति वार्ता की जा रही है सऊदी अरब में। कहां की जा रही है? सऊदी अरब में की जा रही है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर ए। अगली चर्चा करूं, हाल ही में ऑयल इंडिया को महारत्न CPSE कंपनी बनाया गया है, यह कौन से नंबर की है? कौन से नंबर की महारत्न कंपनी है? तो ध्यान रखेंगे 13वें नंबर की है। इसके साथ महारत्न कंपनियों की संख्या भारत में कितनी हो गई है? टोटल 13 हो गई है। ये अपने को ध्यान रखना है। पब्लिक सेक्टर कंपनीज, PSU पब्लिक सेक्टर यूनिट के नाम से इनको जाना जाता है, जैसे BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, स्टील अथॉरिटीज ऑफ इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटीज ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, है ना, PFC पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, REC, यदि हम बात करें, ऐसी बहुत जो टोटल 13 कंपनियां हैं जो महारत्न में शामिल हैं। यदि बात महारत्न की निकली है तो फिर नवरत्न को कैसे भूल जाए? अभी हाल ही में नवरत्न में भी कुछ कंपनियां शामिल हुई हैं। यदि नवरत्न कंपनी की मैं बात करूं तो इनकी कुल संख्या भारत में कितनी है? 16 है। ध्यान रखेंगे, जिसमें से 15 और 16वें नंबर की जो कंपनी है, एक इरकॉन करके है,
ध्यान रखना है। इरकॉन लिमिटेड है और 16वें नंबर पे राइट्स करके एक संस्था है, कंपनी है राइट्स लिमिटेड। ठीक है, ये दोनों जो है, ये दोनों को 14वें 15वें 16 नंबर में शामिल किया गया नवरत्न कंपनी में। ये इंडियन रेलवे के लिए काम करती हैं। किसके लिए काम करती हैं? इंडियन रेलवे के लिए। ये भी अपने को पता होना चाहिए। तो सही उत्तर यहाँ पर महारत्न कंपनियों की संख्या 13 हो जाती है। और यदि मैं बात करूँ इरकॉन और राइट्स, ये दो नई नवरत्न कंपनी जुड़ी हैं। तो वर्तमान में भारत में नवरत्न कंपनी की संख्या 16 है, महारत्न कंपनियों की संख्या 13 है। ये दोनों बातें अपने को ध्यान रखनी है। 13वीं कंपनी कौन सी है? तो ऑयल इंडिया लिमिटेड। ये भी अपने को ध्यान रखना है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न कहता है 2022 के राष्ट्रमंडल खेल कहां पर आयोजित किए गए थे? तो ध्यान रखेंगे इंग्लैंड के शहर बर्मिंघम में। कहां पर आयोजित किए गए थे? तो बर्मिंघम में आयोजित किए गए थे, बर्मिंघम। ठीक है, ये भी अपने को ध्यान रखना है। एक तो बड़ा अजीब सा नाम है। ठीक है, इंग्लैंड का बर्मिंघम शहर है, वहां पर आयोजित किए गए थे कॉमनवेल्थ 2022। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार का प्रारंभ कब से किया गया? तो ध्यान रखना खेल जगत में दिया जाने वाला अर्जुन पुरस्कार 1961 से शुरू किया गया था। कब से शुरू किया गया था? 1961 से शुरू किया गया था। ये नेशनल लेवल पर दिया जाने वाला स्पोर्ट्स खिलाड़ियों को पुरस्कार है। यदि हम इस नेशनल लेवल पे बात करें तो कोच को दिया जाता है द्रोणाचार्य। मध्य प्रदेश राज्य की बात करें तो कोच को दिया जाता है कौन सा पुरस्कार? विश्वामित्र पुरस्कार। इसके अलावा सीनियर खिलाड़ियों को मध्य प्रदेश सरकार देती है विक्रम, जूनियर खिलाड़ियों को देती है एकलव्य। यहाँ पर हम बात करें तो अर्जुन पुरस्कार और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है, जो नेशनल लेवल पर स्पोर्ट्स कैटेगरी में दिए जाते हैं। ठीक है, अगला बात करें मध्य प्रदेश का हॉकी खिलाड़ी जो बाद में पाकिस्तान हॉकी टीम का हिस्सा बन गया। कौन से ऐसे खिलाड़ी थे जो पाकिस्तान की हॉकी टीम का हिस्सा बन गए, जो पहले मध्य प्रदेश के हॉकी खिलाड़ी थे? अनवर अहमद खान। कौन? अनवर अहमद खान। यहाँ पे ये नाम याद रखना है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बात करें अगले प्रश्न की ओर, तो मध्य प्रदेश में महिला हॉकी अकादमी की स्थापना कब की गई? मध्य प्रदेश महिला हॉकी अकादमी की बात करें तो ये सन 2006 में की गई। कहां पर की गई? तो ग्वालियर में की गई। ये भी अपने को याद रखना है। ये महिला की बात कर रहे हैं, तो फिर पुरुष हॉकी अकादमी की बात करनी है अपने को। तो पुरुष हॉकी अकादमी जो है ये ध्यान रखेंगे भोपाल में है। कहां पर है? भोपाल में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हॉकी को लेकर के यदि मैं ऐशबाग स्टेडियम की बात करूं तो भोपाल में है। एस्ट्रोटर्फ घास वाला है। यदि मैं हॉकी को लेकर के मेजर ध्यानचंद खेल स्टेडियम की बात करूं तो वो भी भोपाल में है। ये भी आपको पता होना चाहिए। महिला अकादमी 2006 में ग्वालियर में स्थापित की गई है और पुरुष हॉकी अकादमी कहां पर है? तो भोपाल में है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, चलिए तो ये थे आपके टोटल 100 क्वेश्चन जो यूनिट 8 टेस्ट सीरीज के तहत आपसे पूछे गए थे। उम्मीद करता हूं आपको यह सेशन पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। आगे हम इसी पे चर्चा करेंगे अगले किसी टॉपिक पे। और ध्यान रखेंगे, आपको देख के समझ में आ गया होगा कि पुराने सेलेक्टेड अधिकारियों के द्वारा किस लेवल के पेपर बनाए गए हैं। आप यदि टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप दिए गए नंबर पर संपर्क करके कभी भी इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो, इस फ्री से पहले। ठीक है, तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में फिर।